हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। सो समझते ये चैप्टर में बेसिकली हमें करना क्या है। सपोज कोई कंपनी है, उसका हम नाम देते थे सपोज एबीसी लिमिटेड है। ये एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट है। ये एबीसी लिमिटेड की क्या है? बैलेंस शीट है। एबीसी लिमिटेड मैं आता हूं सारी चीजों पे कि व्हाट इज लिक्विडेशन, क्या चीज है, क्या कंसेप्ट है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, पहले आप यहां ध्यान देंगे। तो ये एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में अगर हम सपोज देखें एसेट साइड में, ओके, एसेट साइड में सपोज हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग। सपोज हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद है सपोज और एसेट फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, ठीक है, कैश, कुछ बैंक में पैसा रखा हुआ है। तो भाई ये मैं कहता हूं कि ये एबीसी लिमिटेड है और उसके बैलेंस शीट में हम देखते तो एसेट साइड में हमको ये सारी एसेट दिख रही है। कोई कंपनी लिक्विडेट होने का मतलब यह होता है कि वो कंपनी बंद होने जा रही है। वो कंपनी के बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो कंपनी कई सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी। उसने सोचा कि भाई अब बिजनेस करने से अच्छा इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। और जैसे कि हो सकता है कि आपको कोर्ट ऑर्डर देती कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो अब इलीगल है, वो अलाउ नहीं है सपोज, तो उस कंपनी को आप क्या कर दोगे? लिक्विडेट। तो कभी आपको कोई कोर्ट ऑर्डर करता है, कोई आपने ऐसा एक्ट किए तो आपको कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप वो कंपनी को बंद कर दो, ये आप वॉलेंटरीली खुद से बंद करना चाहते हो। अल्टीमेटली हमको देखना है कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बंद हो रही है। तो कोई कंपनी अगर बंद होती है तो उस कंपनी के डायरेक्टर, सपोज ये दो डायरेक्टर्स है, ठीक है, ऐसे कई डायरेक्टरों के एग्जांपल दे रहा हूं। उस कंपनी के ये डायरेक्टर्स है और ये कहते हैं ठीक है हम ये कंपनी को बंद करते हैं। भाई आप अगर इस कंपनी को बंद करोगे तो भाई इस कंपनी को बंद करोगे तो इसकी एसेट्स का क्या, इसकी एसेट का क्या? मैंने कहा ये सारी एसेट हमको बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी लिक्विडेट हो रही है। अब हम ये एसेट का क्या करेंगे? ये कंपनी बंद होने जा रही है तो मुझको सारी एसेट्स बेचना है और लायबिलिटी को पे ऑफ करना है। तो ये डायरेक्टर्स कहते हैं कि ये कंपनी की जो एसेट रखी हुई है, इन एसेट्स को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। ओके, ऑब्वियसली लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी बेचोगे, डेटा से कलेक्शन आएगा आपका, कैश तो है, बैंक और एसेट भी हो सकती है आपका, वहां पे स्टॉक हो सकता है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मैं लायबिलिटी साइड में है। अब लायबिलिटी साइड में कैपिटल का पार्ट होता है। मैंने कहा सर उसे तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है यहां पे, ठीक है। फिर हमने कहा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है यहां पे, फिर यहां पर है डिबेंचर, फिर क्रेडिटर्स, ठीक है। ऐसी कई लायबिलिटीज और होंगी, कुछ मैंने लिखा यहां पे, मेन जो थी वो लिखा। अब ये कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है, ये कंपनी बंद होने जा रही है, तो चिंता का विषय ये था कि सर हमें तो ये एसेट बेचना है क्योंकि कंपनी तो बंद हो रही है, ये एसेट बेचेंगे, लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे। डायरेक्टर बोले सही बात है, सही बात है, इन एसेट्स को बेचो और इन लायबिलिटी को क्या करो? पे ऑफ करो। लेकिन हुआ जैसे ही पे ऑफ करने की बारी आई, जैसे ही हमने एक एक एसेट बेचे और जब पे ऑफ करने की बारी आई, ये लायबिलिटी हम पे करने लगे, तो ये सारे के सारे इतने सारे जो लोग हैं वो हमारे पास आए सॉरी, वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि मुझे पहले मेरा पैसा दो। भाई सब तो फिक्र में आ गए ना, जैसे ही खबर लगी कि भाई कंपनी तो बंद होने जा रही है, तो कंपनीज एक्ट ने कहा कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी बंद होने जा रही है, तो क्या होने लगा? हम यहां पर आए, ये सारी की सारी एसेट्स बेचे, लेकिन ये लोग आ गए, सारे लोग हमारे कंपनी में आ गए, डायरेक्टर्स को बोले हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। डायरेक्टर चिंता में, डायरेक्टर बोले ये क्या बात हुई, ये तो बड़ा हेडेक है। ये सब आए चिल्लाने लगे और जरूरी नहीं है कि मैं सबका पैसा दे भी पाऊं,
क्योंकि कंपनी लिक्विडेट जब होती है जब वो अच्छा काम नहीं कर रही, जनरली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो मैं एसेट बेचूंगा तो हो सकता है बुक वैल्यू से कम पे भी के मैं इनको पे ऑफ करने लगूंगा, तो हो सकता है पूरा पैसा ना दे पाऊं। जस्ट 1 मिनट, ओके, पूरा पैसा ना दे पाऊं तो सब आ गए और सब मुझे कहने लगे पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो डायरेक्टर तो बहुत ही चिंता में आ गए। तो डायरेक्टर ने बोले एक काम करते, कंपनीज एक्ट भी हमें परमिशन देती है, एक काम करते, एक इंसान को अपॉइंट करते हैं और इस इंसान को हम लोग क्या करते हैं, जिम्मेदारी देते हैं। इस इंसान को हमने जिम्मेदारी दी। मैंने कहा भाई सुनिए सुनिए, मैं आपको एक अच्छा सा नाम दे देता हूं, मैं आपको नाम देता हूं लिक्विडेटर। क्या नाम दिया मैंने, लिक्विडेटर। मैंने कहा सुनिए सुनिए, हम डायरेक्टर्स, हमने कहा सुनिए सुनिए लिक्विडेटर जी, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत चिंतित हैं, हम बहुत घबराए हुए, ये एसेट्स तो बेच देंगे लेकिन लायबिलिटी पूरी पे ऑफ नहीं करेंगे। सबके सब आ गए हमारे ऑफिस में, हमारी कंपनी का ये ऑफिस है, सबके सब आ गए और हमारे पास चिल्लाने लगे कि पैसा दो पैसा दो। हम कहां से पैसा दे भाई, सबको कैसे एक साथ दे। मैंने बोला ये जिम्मेदारी आप संभाल लीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप देखिए आपको हमने अपॉइंट करे लिक्विडेटर जी, आप सेटल करें, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने लिक्विडेटर को अपॉइंट करे। अब लिक्विडेटर जब अपॉइंट करा गया तो लिक्विडेटर की जिम्मेदारी क्या है कि ये एसेट्स बेचे और ये लायबिलिटी पे ऑफ करे। तो वही क्वेश्चन उसके पास भी फिर आएंगे, हमारा पैसा दो पैसा दो पैसा दो। कंपनीज एक्ट कहता है नहीं 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 नहीं, आपने लिक्विडेटर को जिम्मेदारी जरूर दी है, लेकिन ये लिक्विडेटर जब पेमेंट करेगा, उस पेमेंट का ऑर्डर है, यूं ही किसी को पैसा नहीं दे सकता, वो ये लायबिलिटी यूं ही पे ऑफ नहीं कर सकता, वो ये लायबिलिटी का एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, उसी ऑर्डर ऑफ पेमेंट में करेगा। तो हम बात करेंगे उस पर। तो उसमें पहले आउटसाइडर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, फिर आप प्रेफरेंशियल क्रेडिट अलग अलग होते, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते, सिक्योर्ड होते, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते, अलग अलग चीजें होती। तो आप इसको पेमेंट एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, वो ऑर्डर ऑफ पेमेंट के बारे में बाद में डिस्कशन होगा। तो वो उस ऑर्डर ऑफ पेमेंट में ही वो लिक्विडेटर पेमेंट करने वाला है। अच्छा, इसका मतलब हमने ये कहा कि सर ये हमारा जो बैलेंस शीट बनी हुई है, ये बैलेंस शीट जो बनी हुई है ऑब्वियसली ये किस पे रिकॉर्ड है बेटा, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड है। किस पे रिकॉर्ड है, बुक वैल्यू पे। लेकिन ये लिक्विडेटर जी आते हैं तो हम तो कंपनियों ने अपॉइंट कर दी, जनरली जब बाय कोर्ट अगर ऑर्डर आता है तो कोर्ट बोलती लिक्विडेटर ये अपॉइंट होगा, उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करके देती है। अदरवाइज डायरेक्टर्स या मेंबर्स जो रहते दे अपॉइंट द लिक्विडेटर, ठीक है। अब लिक्विडेटर आए, हमने बोले लिक्विडेटर जी बहुत दिक्कत है, ये लोग तो बहुत शोर मचा रहे, ये बैलेंस शीट, ये इन लोगों को इतनी पेमेंट करना है, आपको एसेट बेचना और पेमेंट करना है। तो हमने लिक्विडेटर जी को बोले हाँ हाँ, तो लिक्विडेटर तो नया था ना इस कंपनी में, उसे क्या पता, उसको अच्छी आइडिया नहीं थी ज्यादा। हमने बोले देखिए सर, मैं आपको एक रफली एक चीज बना के देता हूं। बोले क्या बना के दोगे? मैंने कहा कि मैं आपको एक चीज बना के देता हूं, उस चीज का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये जो आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कभी अगर वो सिंगल एंट्री चैप्टर में जो पढ़े उससे कोरिलेट नहीं करना बेटा, ठीक है, ये कोई और चीज है, बताता हूं मैं क्या। तो मैंने कहा कि सर मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के देता हूं। बोले क्या है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बताओ हमें। मैंने कहा सर आप इस कंपनी में आए हो, आपको, आप लिक्विडेटर हो, आपको एसेट बेचना, लायबिलिटी पे ऑफ करना है, कोई ऑर्डर ऑफ पेमेंट रहेगा, ठीक है, उस ऑर्डर में पे करना है। अगर पैसा बीच में खत्म हो गया तो उसके नीचे वालों को नहीं मिलने वाला, अपन बात करेंगे उस पर, एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट, उस ऑर्डर में उनको पेमेंट करना है। मैंने कहा लेकिन आपको थोड़ा अंदाजा हो, आपका एसेट बेचना है, आपको लायबिलिटी पे ऑफ करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि ये कंपनी की कितनी एसेट है, किस अंदाजन इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। तो मैंने ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, और ये किस बेसिस पे बनाया, ये एस्टिमेटेड बेसिस पे डायरेक्टर्स ने बनाए। व्हाट इज एस्टिमेटेड बेसिस? अभी कोई एक्चुअल में एसेट नहीं बिकी है, अभी कोई एक्चुअल में लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं हुई, मैं कह रहा हूं अंदाजे से अगर ये एसेट बिकी तो कितने में बिकेंगी, इतनी लायबिलिटी पे ऑफ करना है, तो कितना पैसा कम जा रहा है, कितना पैसा डेफिशिएंसी कहते। तो भाई इतनी में एसेट बिकेंगी, सपोज 10 लाख में बिकेंगी, पे करना है सपोज 12 लाख, तो 2 लाख रुपए कम जाने वाले, तो वो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में आएंगे, जिसको 2 लाख, भैया कोई ना कोई तो लॉस में रहेगा। जनरली लॉस में कौन रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि इनको सबसे आखिरी में पेमेंट दी जाती है।
तो 10 लाख में बिकी, ऑर्डर ऑफ पेमेंट करे। लेकिन मैंने एक अंदाजे से एक स्टेटमेंट बनाया, उस स्टेटमेंट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हमने बनाए, अंदाजे से मैं कहने लगा कि अगर ये एसेट बिकेंगी तो कितने में बिकेगी, लायबिलिटी इतनी पे करना है, तो उससे स्टेटमेंट बना के दिया ताकि ये लिक्विडिटर्स आए तो इसको इनको इस कंपनी की आइडिया रहे कि एक्चुअल में कंपनी में क्या हो रहा है, एक्चुअल में कंपनी अंदाजे से एसेट कितने में बिकेंगी, कितनी लायबिलिटी पे ऑफ, एक आइडिया है। तो हमने एक स्टेटमेंट बनाई, इस स्टेटमेंट का नाम क्या रखे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैं सोचने लगा कि ये बैलेंस शीट जो बनी है वो तो बुक वैल्यू पे ऑब्वियसली लिखी हुई है, लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यू तो ऑब्वियसली कोई और होंगी ना। मैं कहता हूं लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बुक्स में लिखी होंगी 5 लाख की, लेकिन आज मार्केट में बेचने जाओ तो हो सकता है कि वो 8 लाख की बिके। तो यहां तो एस्टिमेटेड वैल्यू लिखी है, ये बैलेंस शीट है, ये तो बुक वैल्यू पे लिखी हुई है आपकी। तो ये दोनों में फर्क आएगा नहीं आएगा, अभी उसको लिक्विडिटर को साइड में रखो। हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया और हमने ये बैलेंस शीट जो बनी है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और ये बैलेंस शीट में अंतर आएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसके बेसिस पे बन रहा है, एस्टिमेटेड बेसिस पे। अगर आज हम बेचे तो कितने में बिकेंगी, ठीक है, मगर यहां तो उसकी बुक वैल्यू लिखी हुई है बेटा, तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में और इस बैलेंस शीट में ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा। क्या आएगा बेटा इसमें, ऑब्वियसली इसमें क्या आने वाला है, डिफरेंस आएगा। अब ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम लोगों को रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। अब ये अगर डिफरेंस आया, मैं बताता हूं आपको क्या कह रहा हूं मैं आपको, डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को रिकंसिलिएशन करना होता है और उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं, देखो यहां पर आएगा, बहुत सारी चीजें चैप्टर में पढ़ना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फिर क्या बेटा, डेफिशिएंसी। तो हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो मैंने कहा सर कि ठीक है, आपने मुझसे कहे कि अगर मेरी कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है तो ये हमारी बैलेंस शीट बनी हुई है, ये हमारे जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया, उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और ये बैलेंस शीट मैच नहीं होंगी, क्योंकि एस्टिमेटेड बेसिस पे वो बुक वैल्यूज की लिखी हुई है, लेकिन जो डिफरेंस आएगा उसके हमने एक रिकंसिलिएशन करे, उसका नाम हमने रखे डेफिशिएंसी। क्या नाम रखे उसका, डेफिशिएंसी अकाउंट। इसका मतलब हमें दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट तो दी हुई बेटा, लेकिन इस बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में अब डिफरेंस आ रहा है, तो इस डिफरेंस को हमने रिकंसाइल कर एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाए। अब ये दो चीज हुई, सबसे पहले ये बैलेंस शीट दी हुई है, हमने अंदाजे से बनाया अगर ये बिकी तो कितने में बिकेंगी, कितनी लायबिलिटी पे ऑफ करना है, और इसमें जो अंतर आएगा उसको मैं रिकंसाइल करके बताऊंगा, उससे कहता हूं डेफिशिएंसी अकाउंट। अब हमारे ये आए लिक्विडेटर जी, मैंने कहा सुनिए सर, आइए आप, हमने आपके लिए ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के रखे ताकि आपको आइडिया आए कि कंपनी जब लिक्विडेट हो रही है, जब आप ये एसेट बेचोगे तो अंदाजन कितने में बिकना चाहिए। तो लिक्विडेटर जी अपॉइंट होते और ये लिक्विडेटर जी बोलते भाई मुझे ज्यादा नहीं समझता, अकाउंटेंट नहीं हूं मैं, आई एम नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे समझता है कि एसेट का वैल्यूएशन क्या होगा, मार्केट में कितने की बिकना चाहिए, उसका अच्छा होल्ड है, लेकिन उसे अकाउंटिंग नहीं आती। मैंने कहा हाँ सर आपको अकाउंटिंग नहीं आती, लेकिन हम तो आपसे हिसाब किताब मांगेंगे ना, आप एसेट बेच रहे हो, लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे। तो बोले देखो मेरे को ज्यादा कुछ नहीं आता, मैं आपको एक चीज बना के दे सकता हूं बेटा। हमने बोले क्या बना के दे सकते हैं, वो कहते हैं हमसे, हम उसे कहते हैं लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हम बोले सर ये क्या है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये कुछ नहीं बेटा, ये एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, बस वही चीज है। ये कहने लगा कि मुझे ज्यादा तो नहीं आता, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, मैं ये बना के दे सकता हूं कि ये एसेट कितने में बेचा और कितने में को पे ऑफ करा, बस इसका हिसाब किताब मैं दूंगा। मैंने बोला चलेगा। मतलब जब ये एसेट बिकेंगी तो एक्चुअल कितने में बिकेंगी, आप उस पे रिकॉर्ड करोगे कि एक्चुअल कितने में बिकी और एक्चुअल आपने कितने की लायबिलिटी पे ऑफ करे। अंतर समझना और डिफरेंस को समझना। ये बैलेंस शीट मेरी बुक वैल्यू पे लिखी थी, हम ये डायरेक्टर्स ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए,
ये एस्टिमेटेड बेसिस पे थी, अगर आज बेचूं तो मैं कितने में बेचूंगा, अगर आज बेचूं तो कितने में बिकेंगी, ये अंदाजे से बनाए। इसमें और इसमें अंतर आ रहा है क्योंकि एस्टिमेटेड बेसिस पे, उस डिफरेंस को हमने एक अकाउंट में रिकंसाइल करके पता कितने में डेफिशिएंसी अकाउंट। और ये भाई साहब आए लिक्विडेटर जी, तो हमने उनको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पकड़ा दिया और उनको बोले देखो इस तरीके से अंदाजे से हमारे सबसे बिकना चाहिए। फिर उन्हें एक्चुअली इन एसेट्स को बेचे और लायबिलिटी पे ऑफ करे, मतलब चलो वो हिसाब किताब बताओ कितने में बेचे, बताओ बताओ। बेचारों ने बताए, एक लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाए, ज्यादा नहीं आता था, उन्होंने लिखे रिसिप्ट और पेमेंट, कितना आया और कितना गया। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट, इतनी एसेट बेची, इतने में बिका, इतनी लायबिलिटी पे ऑफ करा। और वो जब लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे उसका एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, उसी ऑर्डर में वो पेमेंट करेंगे। तो मेनली हमें इस चैप्टर में 3 चीज, इसके अलावा भी कोई और चीज है बेटा मैं बताता हूं उस पर, लेकिन मेनली हम शुरुआत में इस चीजों के बारे में बात करने वाले। एक आप सीखोगे हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर आपको सिखाया जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट। तो जनरली डेफिशिएंसी अकाउंट जब पूछते जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पूछा ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ये आपने बनाया, तो इसमें और इसमें जो अंतर है, तो जनरली जब ये पूछता है तो साथ में ये भी पूछता है कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है या आपने बनाए, इसमें और इसमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस को रिकंसाइल कहां करते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट में। कहां रिकंसाइल करते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट में बताते हैं रिकंसाइल करके। अब ये दूसरी चीज, और लिक्विडेटर जी आते हैं तो वो एक लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, वो तीसरी चीज। ये 3 मेन चीज, इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीज है, ये 3 मेन चीज है हमारी। अब क्या इस चैप्टर में हमको अकाउंटिंग करना है क्या, डेबिट और क्रेडिट करना है क्या? मैं सच कहूं इस चैप्टर में डेबिट और क्रेडिट करना ही नहीं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ये कंपनी तो लिक्विडेट होने जा रही है, क्या इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है क्या? द आंसर इज नो। आप बोलेंगे सर क्यों, ये कंपनी लिक्विडेट हो रही है, क्या इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि इन दी बुक्स ऑफ कंपनी को, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड बेसिस पे बना रहे, वो तो हम उससे हिसाब किताब ले रहे हैं रिसिप्ट और पेमेंट का, कितना आया और कितना गया, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो बेसिकली आप ये जो कंपनी लिक्विडेट होती है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसा आपको करना है वो हम देखेंगे अमलगमेशन चैप्टर में। अमलगमेशन के बारे में हमें ज्यादा, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर एक आएगा, आगे एक अमलगमेशन चैप्टर आएगा, वहां पे अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 2 कंपनी, शॉर्ट में कहता हूं, 2 कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बना रही, दैट इज अमलगमेशन। ए और बी मिले और मिलकर नई कंपनी बना, तो जब ए और बी मिलकर न्यू कंपनी सपोज सी बना रहे हो, तो ए को तो बंद होना पड़ेगा ना, बी को तो बंद होना पड़ेगा। तो वहां आप देखेंगे जब कोई कंपनी बंद होती है तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे अकाउंटिंग करना है, वो हमारे इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है। इस चैप्टर में कोई देखना ही नहीं कि ये कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग कैसे होने वाला है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं आपसे बेटा कि जब ये कंपनी लिक्विडेट होने वाली है तो ये जो डायरेक्टर्स है ये अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग इसकी करने वाला, ये जो डायरेक्टर्स है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाएंगे, इसमें जो अंतर आया डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनता है, वो लिक्विडेटर अपॉइंट हुए तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दैट इज नथिंग बट अ रिसिप्ट एंड पेमेंट, वो कैसे बनाएगा बेटा, किस ऑर्डर में पेमेंट करना है वो मुझे देखना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में कंपनीज एक्ट के बारे में फॉर्मेट बेसिस, अब मैं आपको कहता हूं क्या मैंने कहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है, मैंने नाम तो दे दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो क्या ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अपन अपनी मर्जी से बना सकते हैं? द आंसर इज नो। हमको कंपनीज एक्ट ने इसका फॉर्मेट बताया कैसे बनाना है, आप चेंज नहीं कर सकते उसको, मैं चेंज नहीं कर सकता, जो फॉर्मेट बताया गया वही फॉर्मेट से हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। तो मैं कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूं। स्टेटमेंट मुझे यह बताता है कि अगर ये कंपनी लिक्विडेट होंगी, अगर आज सॉरी अगर ये कंपनी लिक्विडेट होती है तो फिर किस अंदाजे से किस वैल्यू पे ये एसेट बिकेगी, लायबिलिटी कितनी पे ऑफ करना है, तो वो हमें ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाता है। तो इसका कोई फॉर्मेट है? हाँ फॉर्मेट है। क्या अपन अपने मर्जी से फॉर्मेट बना सकते? नहीं, जैसा कंपनी एक्ट ने बोला है वैसा ही बनाना है, इतना आप ख्याल रख लो। तो मैं कोई बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा हूं यहाँ पे? नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से कंपनी एक्ट ने फॉर्मेट बताया कि आप उस फॉर्मेट में उसी ऑर्डर में आपको उसको बनाने का है, ठीक है। तो एक ये चीज सीखेंगे, एक ये चीज सीखेंगे और एक लिक्विडिटी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, ये 3 चीज का। इसके अलावा
कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी मैं यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कंपनी और ये सारी चीज कंपनीज एक्ट के बारे में आगे आऊंगा, तो मैं जब जब एक एक पॉइंट आएगा तो एक्ट के बारे में, वो प्रोविजन सेक्शन क्या कहता है उसके बारे में हम बात करने वाले। इसके अलावा कोई 3 टॉपिक और हमको कवर करना रहेगा। एक रहा हमारा कमीशन। अब भाई ये इसको 4th दे देता हूं मैं, 4th पॉइंट, ठीक है। अब ऑब्वियसली लिक्विडेटर आएगा तो भाई साहब फ्री में तो नहीं आएंगे, उन्हें कुछ देना पड़ेगा ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कमीशन। तो कमीशन का कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा कि कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करना रहेगा। उसके बाद एक चीज आएंगी, आप आगे देखेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्या कहा मैंने, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है वो भी एक सेपरेट डिटेल डिस्कशन आगे, उसके बारे में बात आगे करेंगे। लेकिन बस आपको इतना बता दूं, जो नॉर्मल क्रेडिटर होते हैं, तो आपको ये नॉर्मल क्रेडिटर नाम से ही पता चलेगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब दूसरे क्रेडिटर के कंपेयर में इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अच्छा, तो जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, कंपनी अभी इस चैप्टर में आपको मजा सीखोगे आप कि कंपनी को लिक्विडेट हो रही है, तो देखो इक्विटी ऑर्डर ऑफ पेमेंट जब आपको सिखाऊंगा मैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते, क्योंकि अब आपको समझेगा अच्छा, क्योंकि जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा देते हो इक्विटी से, तो इक्विटी से पहले नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। उसी तरह नॉर्मल क्रेडिटर से पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का नंबर आता है। अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है कौन, 7 लोग है, कंपनीज एक्ट ने हमको बताया 7 लोग हैं, वो 7 लोगों की पेमेंट दूसरे क्रेडिटर से पहले कर रहे हैं। बोलेंगे सर कौन है 7 लोग, हम बात करेंगे, लेकिन अब आप खुद सोचो, गवर्नमेंट अपना सोचती नहीं सोचती, बोलेंगे भैया कंपनी लिक्विडेट हो रही है, हमारे टैक्सेस देना बराबर, लेकिन हमको हमारा टैक्स दो। तब अगर कंपनी अपना टैक्स दो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में 7 पॉइंट्स है, उसमें से एक टैक्सेस भी है, तो गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट में 7 लोगों को नाम बताया कौन लोग हैं, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो उसके बारे में हमको आगे डिस्कशन करेंगे। और एक कंसेप्ट हमारा आएगा बेटा, उसको हम कहते हैं लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी से। क्या कहते हैं हम, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। व्हाट इज लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी, इसके बारे में भी अपन बाद में बात करने वाले। तो मैंने आपको ओवरऑल पिक्चर दिया अभी किस चैप्टर में पढ़ना क्या। सबसे पहले अपन क्या सीखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का कोई फॉर्मेट होता है, हाँ, किसने बताया, कंपनीज एक्ट। अपन अपने मर्जी का कुछ बनाएंगे नहीं, जो बोला उसने वैसे ही मैं आपको सिखाऊंगा, और वैसे ही आपको एग्जाम में करना है। आप अपना कुछ वहां पे अकल लगा के आओगे, ये नहीं हमारे हिसाब से ऐसा ठीक लग रहा है वैसा ठीक लग रहा है, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ये एस्टिमेटेड बेसिस पे बनता है। अब इसमें और इसमें अंतर आएगा, तो फिर आपको सिखाऊंगा एक डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होता है। फिर हम लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाने के पहले बेटा मैं आपको कुछ चीजें जैसे कमीशन, क्योंकि जब लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनता है ना, रिसिप्ट और पेमेंट, तो आपको ये समझना जरूरी है कि कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि वो कमीशन भी उसको देना रहेगा, तो कमीशन का कैलकुलेशन सीखेंगे। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं, वो भी लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सीखने से पहले मेरे को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सारी चीजें आपको सिखाना होगा। और जब फिर पेमेंट करते फिर हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि क्रेडिटर्स कौन से अलग अलग होते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज, इस पे बात करेंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो सारी चीजें डिटेल में हम कब बात करेंगे, जब लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुरू हो। अब अपन इस चैप्टर का डायरेक्शन समझना, किस तरीके से अपन जा रहे हैं। मैंने कहा सर कि सबसे पहले चलो 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 अब एक एक पड़ाव हम शुरू करते हैं। पहली सीढ़ी हमारी इस चैप्टर की सबसे पहले दिमाग में रख लेना, हम डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहे, हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हमारी कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है, हम डायरेक्टर है, ये भाई साहब आ रहे। अभी जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से विनी के लिए, अभी ये लोग डिबेंचर होल्डर भी मांगते, बताओ इनको भी फिक्र होती है ना कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो बताओ क्या पोजिशन, तो हम इनको भी देते, क्रेडिटर मांगते तो क्रेडिटर को भी दे देते, और जो मांग रहा है स्पेशली उनके लिए बनाते, लेकिन ये भी मांगे तो इनको भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देते। अब लिक्विडेटर जी आए, हमने बोले सर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बहुत बुरी बात है। बोले सर ठीक है मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं एसेट बेचता हूं, लायबिलिटी पे ऑफ करता हूं। मैंने कहा सर सुनिए, मैंने आपके लिए एक चीज बना के रखा हूं, ठीक है, मैंने आपके लिए एक चीज बना के रखा हूं। बोले क्या, मैंने आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया हूं सर, ये कंपनी बंद होने जा रही है सर, हमारे हिसाब से आज अगर ये कंपनी बंद करो तो ये एसेट इतने में बिकेंगी, इतनी लायबिलिटी पे ऑफ करना है, बस अब आप संभाल लेना, और हमने उसको दे दिए। अब आप संभाल लेना, हमसे नहीं देखा जा रहा, और हमने उनको दे दिए। तो ये जो देना है उनको, ये जो बना के दे रहे हम अंदाजे से कितने में एसेट बिकेंगी, कितनी लायबिलिटी पे ऑफ करना है, इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो उनको भी दे सकते हैं, इनको भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम पहला पड़ाव हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या ये एक्चुअल बेसिस पे बन रहा है, क्या एक्चुअल एसेट बिकी, नहीं, एक्चुअल एसेट बिकी नहीं है। क्या लायबिलिटी एक्चुअल में पे ऑफ हुई, नहीं, सब
अंदाजे से चल रहा है, अगर बिकी तो कितने में बिकेगी एसेट, तो उसको एक आइडिया है, इसलिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं। तो बेटा इस चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को क्या क्या कवर करना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सीखेंगे, फिर डेफिशिएंसी अकाउंट सीखेंगे, लिक्विडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को या फाइनल अकाउंट का उसको, मगर दैट इज नथिंग बट अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हम देखेंगे, कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का कैसे करना है, और ये लीस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, वहां पे हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है। ओके, just give me 1 minute. Question number 1. X Company Limited went into voluntary liquidation on 1st April 2017. The following balances are extracted from its books on that date. Liability side, capital 24,000 equity shares of ₹10 each. Debentures secured by floating charge. और secured by floating charge का मतलब ये होता है कि आपको कोई एसेट पे चार्ज है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये होता है कि बेटा कि आपकी कोई पर्टिकुलर जो एसेट है उसकी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। फॉर एग्जांपल सपोज डिबेंचर होल्डर हैविंग चार्ज ऑन स्टॉक, द वैल्यू स्टॉक कीप्स ऑन चेंजिंग ना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो अलग होता है आपका। सपोज द डिबेंचर होल्डर हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो जब फ्लोट होती रहती हो वैल्यू ऑफ चार्ज, तो दैट व्हाट वी कॉल इट फ्लोटिंग चार्ज। ओके, नाउ सन्ड्री बैंक ओवरड्राफ्ट, creditors, okay, asset side, machinery, leasehold property, stock, debtors, investment, cash in and profit and loss account. The following assets are valued as under: machinery 1,80,000, leasehold property 2,18,000, investment 12,000, stock 6,000, debtors 1,40,000. The bank overdraft is secured by deposit of the title of leasehold properties. There were preferential creditor amounting to ₹3,000 which were not included in creditors ₹60,000. Prepare a statement of affairs to be submitted to the meeting of members, means preferential shareholder, equity shareholder और creditors, और ये statement of affairs liquidator को भी देते हैं। अब समझते हैं हमारे statement of affairs हमको बनाने बोला है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते जाएंगे। हमको ये कंपनी वॉलेंट्री लिक्विडेशन पे जा रही है और ये जो बैलेंस शीट दी हुई ये है 1 अप्रैल 2017 की हमको फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे दी हुई, एसेट और लायबिलिटी। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर इन एसेट को आज बेचो तो कितने में बिकेंगे, तो उसने बोला द फॉलोइंग एसेट आर वैल्यूड एज अंडर, मतलब आज अगर बेचो तो मशीनरी इतने में बिकेंगी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इतने में, देन इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और डेटर्स, उसकी वैल्यू दी कि आज रियलाइज अगर मैं करना चाहूँ तो कितने में होगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट is secured by deposit of the title deeds of leasehold properties। अब यहाँ पे जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है आपको, देखो एक बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये क्या दिया बैंक ओवरड्राफ्ट के बैंक is secured by deposit of title deeds of leasehold property। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपका सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड का मतलब क्या है, चिंता की बात नहीं है, ये सिक्योर्ड है, क्या सिक्योरिटी पे दिया गया, लीजहोल्ड प्रॉपर्टीज। ओके, फिर कहता है हमसे कि देयर वेर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹3,000 विच वेर नॉट इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स ₹60,000। तो आपको एक क्रेडिटर्स दिख रहे, क्रेडिटर्स 60,000, इसके अलावा वो कहता है और कोई क्रेडिटर भी है, उन क्रेडिटर को कहता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अभी आपको ये नहीं पता कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, बस इतना ख्याल रखना क्रेडिटर के पहले हमको किसे पेमेंट देना होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, और उसमें 7 लोग आते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको उसने बता दिया कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने के हैं, हमारे 3,000 रुपए के, जो कि ये 60,000 में इंक्लूड नहीं है। मतलब ये क्रेडिटर के अलावा 3,000 और कोई क्रेडिटर, और वो कौन से क्रेडिटर है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो अब हमें पूछा गया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, हम इस कंपनी में डायरेक्टर्स बना रहे कि जो हमारे मेंबर्स है, क्रेडिटर्स है या लिक्विडेटर जो अपॉइंट होगा उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देंगे, ताकि उनको ये आइडिया आए कि एसेट एक्सपेक्टेड वैल्यू या एसेट की कितनी, अगर बिकेंगी तो कितना पैसा आएगा और कितनी लायबिलिटी पे ऑफ करना है। तो क्या ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम अपने मर्जी से कोई फॉर्मेट बना सकते हैं कि नहीं, जो कंपनी एक्ट ने कहा है उसी फॉर्मेट के तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा,
और एग्जामिनेशन में भी आपको वैसा ही करना है, अदरवाइज आपके क्या होंगे, मार्क्स कटेंगे। ओके, तो अब मैं जैसा बता रहा हूं वैसा ही आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा। सबसे पहले आप हेडिंग दो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ, कंपनी का नाम दिया अपने को वहां पे, एक्स कंपनी लिमिटेड। ओके, ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड एज ऑन, कौन सी तारीख को बोला उसने, 1 अप्रैल। ओके, 1 अप्रैल 2017। ठीक है, अभी आपने पेज में शुरुआत में आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखे और ये आपने हेडिंग दी है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, तो जल्दबाजी नहीं, पहले मेरी सुन लो मैं क्या कर रहा हूं। ओके, ये हेडिंग रहेंगी और ये अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, एक स्पेस बचाना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट। अभी आपको दिख रहा है ये जब आप ड्रॉ करेंगे, जब आप ये ड्रॉ करेंगे, इसमें जो अमाउंट वाला कॉलम है, मैंने वहां पे क्या लिखा, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, ये मैंने लिखा बेटा, ये अमाउंट वाला है, तो उसको नैरो रखना, अमाउंट वाले कॉलम को, इसको ब्रॉड रखना, बहुत उसको नैरो रखना। ये आप कम से कम आपको 1 पेज लगेगा, अभी मैं स्लाइड चेंज करते जाऊंगा तो 1 पेज आपको लगने वाला है। तो आप क्या करो, पहले हेडिंग दिए बेटा, इसको 1 पेज ड्रॉ करो, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, जो अमाउंट कॉलम, तो उसको नैरो भी रखे तो भी चलेगा, ये पर्टिकुलर इसको आप चौड़ा रखना। अच्छा ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें लिखना रहेगा यहाँ पे, तो चलो 1 पेज का कम से कम ड्रॉ कर लो, इसको पहले 1 पेज का ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई अब ये एस्टिमेटेड क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल नहीं है कोई, हम डायरेक्टर्स डिसाइड करें अगर ये आज बिके तो कितने में बिकेगा, अगर आज ये बिके तो कितने में बिकेगा। तो मैं वहां पे आप लिखेंगे, इसमें जो हमको कंपनीज एक्ट ने तरीका बताया, तो पहले मैं एसेट देखता हूं कि बिकेंगी तो कितने में बिकेंगी। तो सबसे पहले लिखो, एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। ठीक है, वो एसेट जो प्लेज नहीं करी गई, इसको वो कहता है, उसको, इसको जो नाम से बुलाता है उसको कहता है कंपनी लीस्ट ए। क्या नाम से बुला रहा है, लीस्ट ए। तो भाई यहां पे ये पहला आया हमारा, एसेट विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। अब आप मेरे को बताए, अब सब अंदाजे बेगा बिकेंगी तो कितने में बिकेंगी, लेकिन आपने देखे कि सर मैं अगर एसेट के बारे में देखूं, ये एसेट है मशीनरी, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, पीएनएल कोई एसेट साइड में लिखते हो, डेबिट बैलेंस आता है तो उसका, लेकिन कोई आपकी एसेट रियलाइजेबल है कि आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बेचो, नहीं, तो ये आपकी एसेट है, लेकिन ख्याल रखना यहां तक कैश इन हैंड। अब ये जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये आपने चार्ज बैंक ओवरड्राफ्ट जो सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी पे क्या दिया गया, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो एसेट विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, तो उसमें कौन सी एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अलावा बाकी एसेट्स यहाँ पे आएंगी। तो सर लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ आएंगी, वो प्लेज करेगी, तो उसको मैं बताता ना, लीज बी में आती है। तब आप लिखेंगे पहले एक एक एसेट। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में देखें तो आपको क्या दिया है, वहां पे मशीनरी दी हुई, तो लिखेंगे आप मशीनरी। ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा आपको मशीनरी। मशीनरी आपके क्वेश्चन में दी हुई 90,000, क्वेश्चन में दी हुई 90,000, ये 90,000, लेकिन आज वो मशीनरी बेचू तो कितने में बिक्री, 1,20,000 पे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या लिखना चाहिए, 90,000 लिखना चाहिए कि 1,80,000, 1,80,000, क्योंकि एस्टिमेटेड बेसिस पे बन रही है। अगर आज बेचू तो कितने में बिकेंगे, 1,80,000 में। तो अब आप इनर कॉलम में लिखें यहाँ पे 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, उसके बाद आपको लीज होल्ड प्रॉपर्टीज दी है, लेकिन लीज होल्ड प्रॉपर्टी लीस्ट ए में नहीं, लीस्ट बी में आती है। क्यों, क्योंकि ये एसेट स्पेसिफिक नॉट स्पेसिफिकली प्लेज है, वो गिरवी रखी हुई गई है, तो लिस्ट बी में आती है, तो उसको भी छोड़ दो। स्टॉक, स्टॉक वैसे बैलेंस शीट में कितने का दिए, 3,000, लेकिन मैं आगे जाता हूं तो मुझको पता चलता है कि ये स्टॉक अगर आज मैं बेचूं तो कितने में बिकेगा, 6,000।
तो यहां पे लिखो 6000 रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है 6000। फिर बैलेंस शीट में मुझे दूसरा आइटम उसके बाद दिया डेटर्स, लेकिन आज डेटर से रियलाइजेबल कितना 1,40,000, बैलेंस शीट में देखो कितना 1,50,000, तो यहां पे लिखो डेटर्स 1,40,000, 1,40,000। ओके, उसके बाद क्या दिया है बेटा, डेटर्स के बाद क्या दिया आपको, अच्छा बैलेंस शीट में देखो बेटा, हमने देखो एक एक मैं यहां से फिगर ले रहा हूं, लेकिन आज एक्चुअल में बेचूंगा तो कितने बिकेंगे वो हम बात करें कि आज अगर अंदाजे से बेचे तो कितने में बिकेगी। फिर आपको दिया इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे दिया 18,000 का, लेकिन बेसिकली इन्वेस्टमेंट अगर आज बेचू तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 12,000, तो ये एस्टिमेटेड बेसिस पे रहता है, तो यहां लिखो इन्वेस्टमेंट 12,000। ओके, उसके बाद फिर यहां पर हमारा नेक्स्ट आइटम है बेटा कैश, कैश तो कैश है ना, उसको थोड़ी ना बेचेंगे, तो कैश हमारे पास 3,000 रखी हुई है, तो यहां पे लिखो कैश। ओके, टोटल करो इसका 1,80,000 प्लस 6,000 1,40,000 12,000 3,000, तो तैयार 3,41,000। तो ये हमसे कहता है अगर आज ही एसेट बेचे तो अंदाजन हमारे पास कितना पैसा आएगा 3,41,000। फिर मैं आया नेक्स्ट कैटेगरी एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इसे वो कहता है ये है लिस्ट बी। अभी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है, पहले सुनना, आपके पास पॉज बटन है, कभी धोखे से आगे चले भी गए तो पॉज करके लिखना, लेकिन मेरी बातों को पहले बहुत अच्छे से सुनना बेटा। एसेट स्पेसिफिकली प्लेज के बारे में बात करते हैं, तो हमने देखे सर ये सारी एसेट्स तो आ गई, एक एसेट नहीं है जो गिरवी रखे आपने, कौन सी, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, कितना 1,20,000, उस पर आता हूं, मगर इसी के अंदर आप पहले देख लो, बाद में लिखना आपने, पहले मेरी बात सुनना। इसी में हमको हेडिंग देना होता है एक अंदर उसके एसेट, फिर एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, लाइबिलिटी, डेफिशिएंसी, सरप्लस। अभी आप समझ लो पहले क्या चीज है बेटा, मैंने कहा कौन सी एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेज है सर, वो है हमारी लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। फ्लोटिंग की बात नहीं करी, स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली, तो ये स्पेसिफिकली लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमने गिरवी रखे थे, ठीक है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब उसके बाद आज अगर मैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेचूं तो क्या कीमत अंदाजन 2,18,000, तो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू इसकी है 2,18,000, ठीक है। लेकिन ये किसके अगेंस्ट में गिरवी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना पे करना है बेटा अपने को, बैंक ओवरड्राफ्ट 54,000। तो मैंने कहा कि सर जो एसेट गिरवी रखा हूं 2,18,000 की, वो बैंक ओवरड्राफ्ट वो है आपका 54,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट था मेरा 54,000। अब आप बताइए कि बैंक में मेरे पास ये बैंक है, ये बैंक से मैंने 54,000 रुपीज ले रखा हूं, मैंने इनको जो चीज रखा हूं गिरवी उसकी वैल्यू है 2,18,000। मैंने बोला बेच दो, अपने 54 कार्ड भी लो, उसमें से बचा हुआ तो मुझे दो, तो भाई 2,18,000 में से वो अपने 54 डिडक्ट भी कर ले, 2,18,000 में से वो 54,000 डिडक्ट भी कर ले, तो भी कितना बचेगा बेटा 1,64,000। तो 1,64,000 क्या कहते हैं, सरप्लस। तो आप कहेंगे सर डेफिशिएंसी क्या लिखो, बाद करेंगे, अभी समझा देता हूं। सपोज अगर एस्टिमेटेड रियलाइजेबल 2,18,000 है, लायबिलिटी रहती 3,00,000, फिर तो पूरा एडजस्ट नहीं होता ना, वो 3,00,000 रुपए बैंक से ज्यादा ले रखा हूं, वो ये मेरी रियलाइजेबल वैल्यू बेच दे तो 2,18,000 मिलेंगे, बचा हुआ तो उसका एडजस्ट नहीं हो पाया तो उसको डेफिशिएंसी बोलते। लेकिन यहां पे उसको इतना एडजस्ट करना था, इतनी वैल्यू बिकेंगी, इतने में बिकेंगी, इतना एडजस्ट करेगा तो भी इतना बच जाएगा, सरप्लस कहते हैं इसे। तो सरप्लस आएगा हमारा 1,64,000, ठीक है। अभी भी मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लिख कैसे रहा हूं, प्रेजेंटेशन है बेटा, कंपनी ने फॉर्मेट बताया बस वैसा मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैं कहता हूं उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल है बस, ठीक है, यहीं पे मैं लिख लेता हूं, फिर आगे में नहीं तो मैं यहां पे लिखता हूं, ये आपने इस तरह लिखेंगे, उसके बाद आप फिर लिखोगे। अभी मेरी सुन लो पहले,
मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्रॉस एसेट। बोलेंगे सर क्या लाया आपने ग्रॉस एसेट, बताता हूं मैं। मुझे बताओ जो एसेट स्पेस, ये तो एडजस्टेड 2,18,000 में ये बिकेंगी बेटा अंदाजन, लेकिन वो एडजस्ट करके तो 1,64,000 ही है। तो ग्रॉस एसेट का मतलब होता है जो प्लेज एसेट है, अगर वो आज उसकी ग्रॉस वैल्यू लिखो वो है 2,18,000। अभी मेरे पास जगह नहीं तो आप इसके नीचे यहाँ पे आपको लिखना रहता है, ठीक है। इसके अलावा अदर एसेट जो ऊपर है वो कितनी, 3,41,000। 1 मिनट में समझ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। ओके 3,41,000। तो टोटल में यहां लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं, आप इसके नीचे भी लिख सकते दोनों की टोटल। इट विल कम 2,18,000 प्लस 3,41,000, ये आता है आपका 5,59,000। ठीक है, अब मेरी बात सुनना पहले। अब मैं यहाँ टोटल करता हूं इसकी, मैंने यहाँ टोटल किया इसकी 3,41,000 प्लस 1,64,000, ये आ गया हमारा 5,05,000। ये कितना है, 5,05,000। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप। अब हुआ क्या बेटा कि भाई यहां पे सबसे पहले हमने देखी कि जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेज नहीं बेचे तो कितने में बिकेंगे, दैट्स का अंदाजन 3,41,000। एसेट स्पेसिफिकली प्लेज थी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 2,18 दिया है, इसके अगेंस्ट में थी लायबिलिटी, वो लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसको एडजस्ट करो तो बचता कितना है 164। टोटल करे 341 164, दैट्स कम 5,05,000। लेकिन ये क्या है, प्रेजेंटेशन स्टाइल 5,59,000। सर अंतर आ रहा है, अंतर तो आएगा ना बेटा, ये 559 है, वहां पे 5,05,000 है। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है। इफ यू 5,59,000 माइनस 5,05,000, इफ यू सी द डिफरेंस कम 54,000। 54 क्यों, ये आपने लायबिलिटी एडजस्ट करे, वो आपने नेट बताए, ये ग्रॉस वैल्यू। तो प्रेजेंटेशन के लिए दिखता है कि अच्छा ग्रॉस इतना था, ये एडजस्ट कर, तो इसलिए वहां पे नेट उतना है। ओके चलिए, अगर आपने नहीं लिखे तो वीडियो पॉज करके पहले इतना लिखो, फिर आपने 5,05,000 लिखे ना, वो 5,05,000 को आप उस पर उसके नीचे और एक फिर अंडरलाइन करना रहेगा आपको, ठीक है। ऐसे 5,05,000 5,05,000। ओके ठीक है। अब आप इतना अगर नहीं लिखे तो वीडियो पॉज करके इसको पहले लिखो। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और शुरू। तो हमने देखे अगर आज मैं एसेट बेचूं तो अंदाजन कितने में मेरे हाथ में, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को एडजस्ट करके भी कितने मेरे हाथ में आ रहा है, 5,05,000। अब उसके आप कंटिन्यूएशन में नीचे लिखो, इसके नीचे पहले मेरी बात अच्छे से सुनना आपने। ये अमाउंट का कॉलम था, ठीक है। अब हमारी बात, ये अमाउंट का कॉलम आप कंटिन्यूएशन में नीचे लिखोगे। अभी क्या होगा कि आपने यहां तक लिख रखे ग्रॉस एसेट भी ऐसा लिखे, इसके नीचे यहां पे मैं जैसा, देखो मैं आपको पहले समझ लेना, 3 चीजें लिख रहा हूं बेटा यहां पे। ग्रॉस लायबिलिटी, एसेट अवेलेबल ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब आप नीचे इसके यहां पे हेडिंग दोगे, ग्रॉस लायबिलिटी, एसेट अवेलेबल ब्रॉट फॉरवर्ड, इस तरह ग्रॉस लायबिलिटी, एसेट अवेलेबल, 2 हेडिंग दिया। तो इसके नीचे यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी, और ग्रॉस लायबिलिटी बड़े नैरो रखना, यहाँ पे कुछ अमाउंट्स लिखने वाला हूं मैं, इसको बड़ा नैरो सा रखना, वहां पे सब कहानी लिखूंगा। तो एसेट अवेलेबल ब्रॉट फॉरवर्ड, ये कॉलम का अच्छा था, वो तो एक अमाउंट का कॉलम दूसरा है, ये ग्रॉस लायबिलिटी का अमाउंट का कॉलम दूसरा है। तो इतना लिखो यहाँ पे, ग्रॉस लायबिलिटी, एसेट अवेलेबल ब्रॉट फॉरवर्ड। अब बात सुनना बेटा, मैंने कहा कि मेरे पास कितना अवेलेबल, 5,05,000। अंदाजे से एसेट बेचूंगा तो नेट मेरे पास सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को एडजस्ट करके इतना है। फिर मैंने कहा चलो चलो देना शुरू करते। सबसे पहला नंबर आया सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो क्रेडिटर जिसके अगेंस्ट में हमने कुछ गिरवी रखे है। आप बोलोगे सर सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये ग्रॉस लायबिलिटी में अमाउंट आएंगी बेटा, बाद में लिखूंगा, अब इस पे ध्यान मत देना, अभी यहां फोकस करो। अब मैंने कहा सर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स था हमारा 54, मगर वो तो एडजस्ट हो चुका है ना, ये 5,05,000 जो है वो तो वैसे ही घट कर आया है ना वहां पे। हाँ बात तो सही है, ये आपने 54 वहां से डिडक्ट करे 164 आया वहां पे, अरे 5,05,000 में 54,000 नहीं है। इसका मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात करे तो वो कितना आएगा आपका, नील। प्रेजेंटेशन यहाँ लिखना है, बोला है कंपनी ने तो लिख देना, कोई भारी बात नहीं, मगर ये ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। ओके
तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर मैं देता हूं बेटा, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद मेरे पास कितना पैसा तो वो 5 लाख 5 हमेशा नील रहेगा। फिर मैंने कहा कि सर इसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। किसका नंबर आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 7 लोगों को डिफाइन करा गया, बताया गया है उसमें कि वो 7 लोग उसमें आते हैं, उसका डिस्कशन आगे होने वाला है सेपरेटली बेटा। मगर प्रेफरेंशियल चिंता की बात नहीं, हमारे क्वेश्चन में उसने बताया है कि ये क्रेडिटर तो 60,000, इसके अलावा देयर वेर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹3,000 which were not included in creditors ₹60,000। ये 3,000 रुपए के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो ये 60,000 के अलावा, मतलब इसके अलावा, तो ये हमारे 3,000 है। तो हमने लिखे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो कि क्वेश्चन में दिया हमको 3,000 रुपए, इनको देना रहेगा, है ना। तो भाई मेरे पास थे 5,05,000 अंदाजन मेरे पास आएंगे, उसमें से 3,000 इनको दे दूंगा, तो बचा कितना मेरे पास 5,02,000। कितना बच रहा है, 5,02,000। तो इसे कहते हैं हम सरप्लस, इतना बचा। अच्छा, तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बोला सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अच्छा, उसके बाद नंबर आता है डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, अभी स्पेसिफिकली चार्ज नहीं था, स्पेसिफिकली वो तो सिक्योर्ड रहता है, ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज था। मतलब फ्लोटिंग चार्ज में जिस पे अगेंस्ट चार्ज उसकी वैल्यू कीप्स ऑन चेंज, चार्ज ऑन स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू तो चेंज होती है, चार्ज ऑन डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू तो चेंज होती है। ओके, तो डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, अब बताओ डिबेंचर होल्डर कितने, भाई हमने कहा कि हमारे पास अंदाजन से 5,05,000 आएंगे, 3,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दे देंगे। फिर वो कहता है कि उसके बाद हमें किसको देना है, डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, और इसे कहता है लिस्ट डी। क्या कहता है, लिस्ट डी। तो कौन है प्रेफर डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, कितने देना है हमको, हमने कहा सर डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज वो है 1,50,000। तो यहां चले जाएंगे अपने 1,50,000, 1,50,000। मैंने कहा 5 लाख 2 में से 1,50,000 दे भी दूंगा तो कितना बचेगा, वो बचता है हमारा 3,52,000। कितना बचता है, 3,52,000। तो यहां पे ये बच गया हमारा सरप्लस। ओके, तो ये जो सरप्लस हमारा है 3,52,000। अब हम कहने लगे सर ठीक है, आपने सबसे पहले प्रेफरेंशियल, पहले जो सिक्योर्ड क्रेडिटर एडजस्ट हो चुका था, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को दिए, फिर किसको दी, डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अच्छा, वो क्रेडिटर जो उसके अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं, लिस्ट ई, इसे लिस्ट ई कहते हैं। तो भाई कौन होते, मैंने कहा कि चलो आओ क्रेडिटर्स को ढूंढ निकालते। ये रहे क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट, अरे ये तो सिक्योर्ड थे, नहीं नहीं इनकी बात नहीं कर रही, तो हो गए। मैंने बोला ये रहे क्रेडिटर 60,000 के, हाँ ये रहे क्रेडिटर अनसिक्योर्ड। बोले सर क्या इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी है क्या, नहीं वो अलग से बताया था, उसको अलग से हमने लिखे। मतलब 3 तरह के क्रेडिटर्स हो रहे हैं। कितने तरह के, 3 तरह के क्रेडिटर्स। पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ओके, इसे कहां एडजस्ट करते, वो जो आप लिस्ट बी में लिखते ना वहां पे एडजस्ट करते। फिर होते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर फिर एडजस्ट करते। और उसके बाद आखिरी में आते हैं आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, है ना। मगर सबसे पहले आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट दी जाती है, फिर सॉरी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दी जाती है, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब क्रेडिटर की हायरार्की बता रहा हूं कि पहले सन्ड्री सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लेकिन ऑब्वियसली यहां पे आप देखोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पहले नंबर किसका आ रहा है, डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। ओके, तो सबसे पहले हमने किसका नंबर देखे बेटा, सिक्योर्ड क्रेडिटर यहां एडजस्ट हुआ, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पहले डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो क्वेश्चन में दिया वो हमको दिया 60,000। ओके, अब 60,000 को भी मैं इनको दे दूंगा अगर, तो कितना बचेगा, 2,92,000। ओके, तो ये रहा आपका सरप्लस। ओके,
तो ये आपका रहा सरप्लस 2,92,000। अब एक चीज समझना, प्रेजेंटेशन के लिए इसके आगे का मैं बताता हूं किसका नंबर आएगा, इसके लिए आगे हम आएंगे, लेकिन इसके लिए क्या रखना बेटा, ये जो ग्रॉस लायबिलिटी वाला कॉलम है इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। मैं सबसे पहले बताओ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की प्रेजेंटेशन स्टाइल है, ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है, उसकी ग्रॉस लायबिलिटी 54, वहां पे नील लिखे लेकिन वी नो कि उसकी ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है बेटा 54,000, तो यहां लिखो 54,000, वहां पे आपने नील क्यों लिखे, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट यहां हो चुका है। उसके बाद फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिखो आप 3,000 रुपए। उसके बाद डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज 1,50,000, ओके। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो है आपका 60,000, ओके। तो टोटल यहां पे करो 54,000 प्लस 3,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000, ये आता है आपका 2,67,000, ओके। कितना आ रहा है ग्रॉस लायबिलिटी 2,67,000। अब देखो क्रॉस चेक करके मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, ग्रॉस एसेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी, आप बराबर लिखना बेटा, ग्रॉस एसेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी, तो वो कितना है, ग्रॉस एसेट कितना है अपना, अपन ने देखे थे ग्रॉस एसेट 5,59,000, 5,59,000 माइनस ग्रॉस लायबिलिटी कितना है 2,67,000, तो 5,59,000 माइनस 2,67,000, देखो कितना आ रहा है 2,92,000, 2,92,000 वहां पर भी है। तो सिंपल है, कोई भारी काम नहीं बेटा, वही वैल्यू अपन ने यहां पर लिखे, बस ये ग्रॉस लायबिलिटी में 54,000 यहां पर लिखे और ग्रॉस एसेट में कंसीडर एडजस्ट नहीं करे, तो बात एक ही है ना बेटा, 54 है एडजस्ट करके 5,05,000 आ रहा है, फिर आपने वहां पे माइनस नहीं करे आपने 54, क्योंकि आपने ऑलरेडी 5,05,000 एडजस्ट करके आए, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस एसेट ग्रॉस है उसमें एडजस्ट नहीं हुआ, तो ये ग्रॉस लायबिलिटी में आया आपका, तो वो आ गया आपका 252। बस ये प्रेजेंटेशन स्टाइल है, तो आपको इस तरह लिखना है 2,92,000, ओके। तो भाई हमने देखे सबसे पहले कि अंदाजा से इतना पैसा आएगा 5,05,000, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पहले एडजस्ट हो गए, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को देंगे, फिर डिबेंचर होल्डर को देंगे, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देंगे। मैंने कहा सर लायबिलिटी साइड में देखता हूं जरा कौन कौन हो गए, मैंने कहा अरे वाई क्रेडिटर्स हो गए, ये बैंक वाटर, ये सिक्योर्ड था, ये अनसिक्योर्ड, इसके अलावा कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी तो वो अलग से दिया था, फिर उसके बाद ये डिबेंचर होल्डर भी हो गया। अच्छा तो ये बचे हैं हमारे, बस अब कौन बचे हमारे, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स 2,40,000 के, लेकिन ध्यान में रखना इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर है नहीं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहा तो आपको इस तरह लिखना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आता है आपका लिस्ट एफ, ठीक है, वो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे तो उसके बाद कितना बचता है यहाँ पे 2,92,000 सरप्लस, फिर उसके बाद नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर हमारे क्वेश्चन में दिए 2,40,000 के, ओके। ये आते हैं, ये हमारा आएगा, इसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर का लिस्ट जी, ओके। तो 2,92,000 बचेगा, उसके बाद 2,40,000, ये आएगा 52,000। अब ये आगे पॉजिटिव आया है फिगर, तो इसे हम कहते हैं सरप्लस, अगर ये नेगेटिव भी आ सकता तो इसे कहते हैं फिर डेफिशिएंसी, इसे कहते हैं लिस्ट एच, ठीक है। अब बात हमारी ध्यान से सुनना बेटा, अभी बोलेंगे सर हमारे हिसाब से अंदाजन 52,000 आखिरी में बच जाएंगे, तो सर ये किसको जाएंगे, आपने तो सारी पेमेंट अंदाजे से चल रहा है, सारी की सारी एस्टिमेटेड वैल्यू हमने यहाँ पे एसेट एस्टिमेटेड लिखा, एक्चुअल अभी हुआ नहीं है, तो अंदाजे से आखिरी में 52 बचेंगे बेटा। अगर एक्चुअल में जो आपने एस्टिमेट करे, एक्चुअली लिक्विडेटर आता है वो सब बेचता है और फिर पे ऑफ करता है, एक्चुअल में अगर ऐसे ही होता है, अगर ऐसा होता है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू सब अगर ऐसी बिक जाती है तो आपका आखिरी में 52 बचता है, तो 52 आप ऑब्वियसली किसको देंगे, मालिक को देंगे। मालिक कौन, इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को 2 लाख तो मिलेंगे, 2,40,000, इसके अलावा और क्या मिलेंगे 52, लेकिन कब बेटा, वो अगर ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये एस्टिमेटेड वैल्यू अगर एक्चुअल में भी उतने में बिके, तो ये तो हम अंदाजे से बना रहे, हमारे हिसाब से आखिरी में 52 बचेंगे, ये हमने अंदाजे से बनाए,
लेकिन इवन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। लेकिन मैं कहता हूं कि बेटा हमको इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पूछा है, लेकिन जब मैं बैलेंस शीट पे आता हूं तो मुझे बैलेंस शीट में तो कुछ और दिखता है। मैं बैलेंस शीट में देखता हूं और वो मुझसे कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में, वो तो लॉस है, 1,20,000 का मेरे एसेट साइड में लिख रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मेरे एसेट साइड में लिखा है, मतलब 1,20,000 का लॉस है। लेकिन आप कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कि आपको आखिरी में फायदा होने वाला 52,000 बचेंगे, उतने का फायदा होगा। भाई आप कहते हो कि सरप्लस है, बैलेंस शीट कह रही है कि लॉस है 1,20,000 का, तो ये अंतर क्यों आया, ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि मैंने ये एस्टिमेटेड बेसिस पे यहाँ पे फिगर्स लिखा, वहां पे बुक वैल्यू पे लिखा हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम रिकंसाइल करते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं? डेफिशिएंसी अकाउंट। तो वो जो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं बेटा, इवन दो हमको क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन मेरा काम है सिखाना। तो जब भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाएंगे तो मैं डेफिशिएंसी अकाउंट आपको बताऊंगा कि क्यों उस बैलेंस शीट में और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में अंतर आ रहा है। वहां पे वो लॉस बता रहा है 1,20,000 का, यहां ये सरप्लस बता रहा है 52,000 का, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसको रिकंसाइल करेंगे हम एक अकाउंट में, उसे कहते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। तो बेसिकली वो डेबिट क्रेडिट फॉर्म में नहीं लिखना है, मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पे खत्म हो गया, क्वेश्चन ये खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम एक एडिशनल चीज बना रहे, डेफिशिएंसी अकाउंट। आपके एग्जाम में पूछ लिया तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये डेफिशिएंसी अकाउंट अपन बनाएंगे, ज्यादा नहीं, इसको 10 लाइन का ड्रॉ करो, 10 लाइन का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब बताओ, ठीक है सर, डेकोरेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना इसको, बट डेफिशिएंसी अकाउंट लिखना, फट से मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि सर डेफिशिएंसी एज पर बुक्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, सब पे टाइम नहीं के ड्रॉ फटफट आपने ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। अब डेफिशिएंसी एज पर बुक्स मेरे को कहता है कि हमारी डेफिशिएंसी बता रहा है बुक्स में पीएनएल का डेबिट बैलेंस कितना बता रहा है, 1,20,000। यहां पे ऐड लिखो, 4-5 लाइन का स्पेस देके फिर लेस लिखो, और मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। आपने ऐड लिखे और यहां पे क्या लिखना है बेटा आपको, ये लेस लिखो, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाएंगे। अब हुआ क्या बेटा कि मैं सोचने लगा कि भाई क्यों अंतर आया, मैं एक एक फिगर यहां से लेने लगा, यहां से एक एक फिगर उठाऊंगा। देखो मैं कैसे सॉल्व करूं उस पर ध्यान देना। मशीनरी मैंने यहां पे लिखा 1,20,000 की, कितनी की, सॉरी 1,80,000 की। मशीनरी कितने की लिखी, 1,80,000। मैं बैलेंस शीट में जाके देखता हूं तो मशीनरी वहां पे कितने की बेटा, वहां पर दिए 90,000 की, ठीक है मेरी, ठीक है। तो मैंने 1,80,000 यहां पे लिखा हूं, यहां पे 1,80,000 लिखा हूं, लेकिन बैलेंस शीट में 1,20,000 रुपए की लिखी, 1,20,000 है कितनी, सॉरी 90,000 है, ठीक है। तो मैंने यहां पे कितना लिखा हो बेटा, 1,80,000 और बैलेंस शीट में लिखी 90,000। मतलब अंदाजन जो 90,000 की मशीनरी है, मैं उसको कितने में बेचने वाला हूं, 1,80,000 में। तो बताओ 90 की चीज 1,00,000 में बिकेंगी तो कितने का फायदा होगा, 90,000 का। अगर 90,000 की चीज 1,80,000 में, सॉरी 90,000 की चीज 1,80,000 में बिकेंगी तो कितने का फायदा होगा, 90,000 का। 90,000 की चीज 1,80,000 में बिकेंगे अंदाजन, तो कितने का अंदाजन फायदा होगा, 90,000 का। तो ये फायदा अगर मैं पीएनएल में लेके जाऊं तो बताओ डेफिशिएंसी बढ़ेगी कि कम होगी, लॉस बढ़ेगा कि कम होगा। लॉस है, लॉस मेरे को बताओ, ये 90,000 का जो फायदा है वो मैं अगर बताओ पीएनएल में लेके जाऊं अगर, तो फायदा, सॉरी नुकसान बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा ना। ये 90,000 प्रॉफिट रहेगा बेटा, तो वो पीएनएल में जाएगा, तो ये लॉस बढ़ेगा कि कम होगा, लॉस कम होगा, क्योंकि वो फायदा है। ये कौन सी फिगर है, लॉस है, तो वो क्या होगा, कम होगा, लॉस कम होगा। तो आप यहां पे लिखो एक्सेस रियलाइजेशन ऑफ मशीनरी, एक्सेस रियलाइजेशन ऑफ मशीनरी, इनर कॉलम में लिखना 90,000। ये 90 कैसे आया, 1,80,000 माइनस 90 तो उसकी बुक वैल्यू थी, हम अंदाजन 1,80 में बेचेंगे तो कितने का फायदा, 90,000 का। तो 90 पीएनएल में अगर जाएगा
तो लॉस बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि क्या है? फायदा। तो फायदा पीएनएल में जाएंगे और आपका लॉस है पहले, तो वो लॉस क्या होगा? कम होगा। ओके, तो लॉस अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे, लॉस अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डेफिशिएंसी इंक्रीज करता तो यहाँ पे डेफिशिएंसी को कम करता, मतलब लॉस को कम करता, तो यहाँ पे लिखना है। ओके, अब दूसरा आया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, मैंने स्टॉक लिखा था 6000 का, ठीक है। मैं बैलेंस शीट में देखता हूं, वहां पे स्टॉक कितने का लिखा हुआ है? 3000 का। तो 3000 की चीज अंदाजन 6 में बेचूंगा तो कितने का फायदा होगा? 3000 का। तो 3000 का जब फायदा होगा तो लॉस क्या होगा बेटा हमारा? कम। तो यहां पे लिखो एक्सेस रियलाइजेशन ऑफ स्टॉक 6000 माइनस 3000, यह आ गया आपका 3000। ओके, फिर मैं जाता हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, मैं कहता हूं वहां पे डेटस मैंने लिखा 1,40,000 के। डेटस यहां पर कितने दिख रहे बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में डेटस दिख रहे मेरे को 1,50,000 के। अब नुकसान है, 1,50,000 डेटर्स में से मेरे को एक 40 ही आएंगे, मतलब 10 का नुकसान आएगा। वो 10 अगर पीएनएल में जाता है, हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एक 40 लिखे, वहां पे एक 50, 10,000 का नुकसान है। तो 10,000 का नुकसान है तो नुकसान और बढ़ेगा कि कम होगा? पहले से नुकसान है एक 20 का, ये और 10,000 का नुकसान हुआ तो नुकसान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां पे लिखूंगे आप शॉर्ट रियलाइजेशन ऑफ डेटर्स, ठीक है। 10,000, ये 10,000 कैसा है बेटा? 1,50,000 के डेटर्स थे, हमको रियलाइज हो रहे 1,40,000। ओके, तो 10,000 का नुकसान हो गया। उसके बाद हम यहां पर आए, फिर हमने देखी इन्वेस्टमेंट लिखा 12,000 का, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 18, तो 18 की चीज 12 में बेचूंगा, 6 का नुकसान, तो और जो पहले का नुकसान है वो और नुकसान बढ़ जाएगा। तो वही शॉर्ट रियलाइजेशन ऑफ क्या था वो? शॉर्ट रियलाइजेशन क्या चीज थी वो? इन्वेस्टमेंट। हाँ, सो 18,000 माइनस 12,000, 6,000। ओके, मतलब चलो भैया हम तो बहुत खुश हो गए, ये भी हो गया। कैश तो यहाँ पे भी 3 है, बैलेंस शीट में भी 3, चलो हो गया। अब देखो यहाँ पर बेटा, ये एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, ये कौन सा आइटम, एक कैसा कंपेयर करना है? ये 2,18,000 का है आपका लीज होल्ड प्रॉपर्टी। बैलेंस शीट में लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है? बैलेंस शीट में लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितनी? 1,20,000। तो 1,20,000 की चीज को आप कितने में बेचोगे? 2,18,000 में। तो कितने का फायदा होगा? ये हमारा फायदा हो रहा 98,000 को। तो 1,20,000 की चीज 2,18,000 में जाएंगी, तो एक्सेस रियलाइजेशन ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1,00,000 2,18,000 में बिकेंगी, 2,18,000 में बिकेंगी। कितने की चीज? 1,20,000 की चीज। तो ये आ रहा है मेरा 98,000 का फायदा। तो ये फायदा होगा तो नुकसान क्या होगा वहां पे? वो कम होगा। ओके, अब एक एक इस तरह कंपेयर करें हमने बेटा। फिर उसके बाद देखो, एक कंपेयर करना है आपको, ये हो गया। अब आपने ये 54 यहाँ लिखे हो तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट भी 54, इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर समझना बेटा, यहाँ पे 3 जरूर लिखा हूं मैंने। तो आप बोलेंगे सर वहां पर भी 3, ना 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 ना, आपने तो बैलेंस शीट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिखे ही नहीं हो, तो वो मेरे को लिखना पड़ेगा। और डिफरेंट बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या डिफरेंस है वो देखना है आपको। तो ये एडिशनल लायबिलिटी आपकी 3,000 रुपए किधर गई? ये 3,000 रुपए, ये तो बैलेंस शीट में लिखे ही नहीं आपने। इस पे मैं आता हूँ, रुको एक मिनट। डिबेंचर होल्डर यहाँ पे 1,50,000, बैलेंस शीट में 1,50,000, कोई डिफरेंस नहीं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ पे 60, बैलेंस शीट में भी 60 है ना। प्रेफरेंशियल होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर 2,40,000 वहां पे। बस ये एक चीज है जिसमें डिफरेंस है 3,000 का, वहां पे लिखा ही नहीं, यहाँ पे आपने लिखे हो। तो अब बताओ, ये एडिशनल लायबिलिटी आई बेटा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड दैट लायबिलिटी अकाउंट। तो बेटा बताओ आपका लॉस क्या होगा? और बढ़ेगा। तो यहां लिखो एडिशनल लायबिलिटी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लॉस और बढ़ेगा। जब लॉस और बढ़ा तो ऐड, लॉस अगर कम हो रहा है तो फिर
लेस, तो 10,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 19,000, 90,000 प्लस 3,000 प्लस 98,000 1,91,000। देखो क्या पोजीशन आ रही बेटा, 1,20,000 प्लस 19,000 प्लस 1,91,000, ये आगे आपका नेगेटिव आ रहा है 52,000, दिस इज सरप्लस। अब बोलेंगे सर नेगेटिव आ रहा तो, अरे भाई ये आपका लॉस को आपने पॉजिटिव फिगर माने ना, तो ये अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये आप इसको क्या बोल दो, सरप्लस। वो ब्रैकेट में नहीं लिखे तो भी संबंध चाहिए, वो आपने जब लॉस आपका पॉजिटिव फिगर है तो ये आपका क्या है फिर नेगेटिव, सरप्लस। ओके, तो देखो रिकंसाइल करो, हमारे हिसाब से सरप्लस आ रहा है 52, तो हम गए अरे स्टेटमेंट ऑफ फेयर, यहां पे सरप्लस 52। अब वो मत कहना सर ये ब्रैकेट में नहीं, तो कंफ्यूज मत हो जाना तुमने, ये क्यों सरप्लस आप बोल रहा हूं मैं, कि आप यहाँ पे माइनस अगर यहाँ पर इसीलिए सरप्लस लिख रहा हूं मैं, वहां पे वो लॉस आपका, आपने पीएनएल का बैलेंस पॉजिटिव फिगर वो माइनस करे तो नेगेटिव फिगर, दैट इज सरप्लस। तो ये 52,000 सरप्लस रहा, तो मैं गया और मैंने देखा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में वहां पर भी सरप्लस कितना है हमारा 52,000। तो ये रिकंसाइल करके दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे हिसाब से लॉस था 1,20,000, लेकिन वो डायरेक्टर्स का स्टेटमेंट ऑफ फेयर सरप्लस बता रहा है, तो हमने रिकंसाइल की कि आपके हिसाब बुक्स के हिसाब से 1,20,000 था सरप्लस। अच्छा, ये सरप्लस भी आप और अच्छे से लिख सकते हो, बल्कि ऐसा लिखो, सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 52,000। ओके, अभी सरप्लस क्यों लिखे समझ में आया ना, क्योंकि वो नेगेटिव फिगर आ रहे थे, आपने लॉस को सब पॉजिटिव लिखे, वो नेगेटिव आती है सरप्लस। तो हमने बोले देखो हमने रिकंसाइल करे कि आप बुक्स के हिसाब से कहते 1,20,000, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के हिसाब से कहते 52, तो मैंने बराबर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी कितना 52, तो रिकंसाइल कर लिया। ओके, तो आपको पूछा नहीं है, लेकिन अपने को आना चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ Insol Limited is to be liquidated their summarized balance sheet as at 30 September 2016। एक चीज और ख्याल रखना बेटा, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखना, ये फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, अपना मत दिमाग लगाना, क्योंकि ये कंपनी तक ने बोल दिया ऐसा तो ऐसे ही रहेगा। Leased है always be asset not specifically pledged, lease be asset which is specifically pledged, lease the preferential creditor, D debenture holder having floating charge, E unsecured, F preference shareholder, G equity shareholder और H ये जो भी आपका सरप्लस। तो यही तरीके से ही बनेगा हमेशा। ओके, तो अब अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, तो हम वैसे ही बनाएंगे। ओके, Insol Limited is to be liquidated. Their summarized balance sheet as at 30 September 2016 appear as under 2,50,000 equity shares of ₹10 each, secured debenture on land and building। अब देखो यहाँ पे secured debenture on land and building बोला, secured मतलब floating नहीं है, now these debenture are fully secured now against the land and building। तो secured बोला, floating नहीं बोला, secured बोला तो फिर list B में आएंगे, debenture कहाँ पर अपन एडजस्ट करेंगे, list B में। ओके, क्योंकि सिक्योर्ड है, फ्लोटिंग बोलता तो फिर वो आगे डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज वहां एडजस्ट होता। अनसिक्योर्ड लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड फॉर एक्साइज ड्यूटी डिमांड। इतना तो आपको पता होगा कि सर कंटीजेंट लायबिलिटी के अकाउंटिंग नहीं करते, वो हम नोट्स टू अकाउंट में इंफॉर्मेशन में बताते कंटीजेंट लायबिलिटी, जो कि ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है, उसने बताया है। व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी बेटा, वो अभी पे नहीं करना है, लेकिन हो सकता है आगे पे करना पड़ जाए, तो आपको AS29 आएगा ग्रुप 2 में, तो वहां पर ग्रुप 2 में ये मतलब इसी में आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम पढ़ेंगे वहां पर आपका आएगा ये प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट, आप सीखोगे इसके बारे में। अभी तो आपने सिंपल डेफिनेशन फाउंडेशन में पढ़े बेटा, एक्चुअली एस क्या कहता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। बहरहाल कंटीजेंट लायबिलिटी अब इतना समझेंगे कि अकाउंट्स में यहाँ रिकॉर्ड नहीं होती, बस ये फिगर इन्फॉर्मेशन के लिए। देखो बैलेंस शीट की टोटल 90 लाख है, ये 90 लाख ये टैली हो चुकी है यहीं पर, ये नीचे सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन देते कि कंटीजेंट लायबिलिटी हमारी इतनी है। ओके,
तो दो कंटीजेंट लायबिलिटी, बिल डिस्काउंटेड, एक्साइज ड्यूटी, डिमांड। व्हाट इज बिल डिस्काउंटेड? फाउंडेशन में पढ़े ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा। व्हाट इज बिल डिस्काउंटेड? मैं ड्रॉअर हूं, आप कौन हो? मैं ड्रॉअर हूं, आप कौन हो? ड्रॉई हो। तो मैंने कहा कि सर मैं ड्रॉअर हूं और आप ड्रॉई हो, लेकिन यहां पे ये डिस्कशन हो रहा है कि मैंने कहा कि मैं ड्रॉअर हूं और आप ड्रॉई हो, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने बिल एक्सेप्ट करे, मेरे पास बिल आ गया। मैं आपको समझा रहा हूं कंटीजेंट लायबिलिटी क्यों है यहां पे। तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने बिल एक्सेप्ट करे, वो बिल मेरे पास आ गया। आप सबको पता होगा मेरे पास कितने ऑप्शन है? मेरे पास 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन? 4। एक तो ये बिल रिटेन्ड करके रखो, अपने पास ही रखो, ड्यू डेट पे मैं आपके पास आऊंगा। दूसरा ऑप्शन है कि बिल को मैं डिस्काउंट करूं। तीसरा ऑप्शन है ये बिल को एंडोर्स करूं। चौथा ऑप्शन है ये बिल को बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए दे दूं मैं। लेकिन बिल डिस्काउंट का मतलब हो गया कि मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक में बिल दिया और मैंने बैंक को क्या कहा कि आप बिल रखो। बिल बैंक में गया, बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया। अब बताओ, बैंक से मैंने बिल आपसे बिल आप पे ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करे, आपने मुझे बिल दिए, मैं बैंक के पास गया और बैंक से मैंने क्या कर लिया बेटा? डिस्काउंट करा लिया। जब बैंक से मैंने डिस्काउंट करा भी लिया बेटा, तो बैंक से डिस्काउंट कराया, मेरे पास तो पैसे आ गए, तो मेरा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैंसिल हो गया ना। आप पे ड्रॉ किया तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट किया, जब बैंक में डिस्काउंट किया तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करा मैंने। अब ड्यू डेट पे आपके पास कौन आएगा? मैं नहीं आऊंगा, बैंक आएगा, क्योंकि वो बैंक के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अब बीच में सपोज 31 मार्च आता है, मार्च आया तो मैंने तो बिल पहले ही ड्रॉ डिस्काउंट करा लिया, 31 मार्च आता है बेटा। अब 31 मार्च के बाद हुआ क्या कि सर 31 मार्च तो आ गया, 31 मार्च के बाद की ड्यू डेट है। सपोज अगर आपके पास बैंक आता और आपने बैंक को नहीं दिए पैसा और बिल डिसऑनर कर दी, बैंक किसके पास आएगा? मेरे पास, क्योंकि मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया था ना वो बिल देके। तो आपने अगर ड्यू डेट पे बैंक को नहीं दिए, बैंक मेरे पास आएगा। इसीलिए मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी, अगर आपने नहीं दिए बैंक को तो बैंक मेरे पास आएगा, तो मुझे बैंक को देना पड़ेगा। इसीलिए ये बिल डिस्काउंटेड कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो क्या सर हर बिल डिस्काउंट कंटीजेंट लायबिलिटी रहेगा? क्योंकि बैलेंस शीट डेट आ गई है, हर बिल डिस्काउंट नहीं रहेगा। बैलेंस शीट डेट आ चुकी है, उसके पहले मैंने डिस्काउंट करा लिया, लेकिन उसकी ड्यू डेट जो आपके पास जब आएगा वो बैंक लेके बिल वाला, वो ड्यू डेट मार्च के बाद है आपकी। तो 31 मार्च को मैंने तो डिस्काउंट करा लिया, मैंने तो एंट्री पास कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, लेकिन बैंक आपके पास नहीं आया। तो अगर आपने बैंक को नहीं दिए तो मुझे बैंक को देना पड़ेगा, तो मेरे लिए कंटीजेंट लायबिलिटी रहती है। ठीक है, ओके। अब एक्साइज डिमांड, एक्साइज ड्यूटी डिमांड, वो टैक्स की डिमांड है। ठीक है, अब आगे कहता हूं, इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट the contingent liability are certain to devolve and that the asset are likely to be realized as follow। इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वो हमसे ये कहता है कि सर, इस सेंटेंस का मतलब इट इज फाउंड दैट द कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर सर्टेन टू डिवॉल्व। और सर्टेन टू डिवॉल्व का मतलब क्या होता है कि जो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, हमें जरूरी नहीं था कि वो लायबिलिटी होंगी, हो सकता है फ्यूचर में हो, लेकिन आगे कहते हैं सर्टेन टू डिवॉल्व। अब वो हमको आगे चल के इसके पैसे देना है, इसके पैसे देना है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये बिल जो डिस्काउंट करा, ये ड्यू डेट पे आपके पास आएंगे तो डिसऑनर होगा, तो मुझे बैंक को देना है। एक्साइज ड्यूटी, गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डिमांड रेस करे थे। पहले मैंने कंटीजेंट लायबिलिटी बोला हूंगा क्योंकि मैंने केस लड़ रहा हूंगा जाके, लेकिन अब मुझे लगा कि मैं हारने वाला हूं, तो सर्टेन टू डिवॉल्व, मुझे ये पैसा देना पड़ेगा। तो ये दोनों के पैसे मुझे देना पड़ेगा। ओके, तो वो उसका मतलब होता है। अब आगे कहता है दैट द एसेट आर लाइकली टू बी रियलाइज एज फॉलो। लैंड एंड बिल्डिंग 11 लाख में बिकेंगी, अदर फिक्स्ड एसेट 18 लाख में, करंट एसेट 35 लाख में। टेकिंग द अबो इनटू अकाउंट प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। हमको क्या बोला उसने? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने बोला है। लेकिन बेटा हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाएंगे, इसके साथ साथ हम क्या बनाएंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट भी हम साथ में बनाएंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन कर चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अभी आपको आदत है, पता रहना चाहिए कैसे लिखना है। अब आप लिखेंगे बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ इंसोल लिमिटेड ऑन 30 सितंबर 2016। ये डेट दी ना, 30 सितंबर दी थी।
उसके बाद आप इसको ड्रॉ करोगे, आपको पता पहले जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करे ना, बस वैसे ही करना रहेगा अभी। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, इसको जितना स्पेस आपको एक पिछले क्वेश्चन में लगा था ना, उतना स्पेस यहां पे भी लगने वाला है। ओके, तो आप ड्रॉ कर लो। अराउंड आई थिंक एक पेज लगता होगा आपको रजिस्टर में, तो आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सबसे पहले एसेट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ठीक है, ये कौन से रहते हैं? लिस्ट ए कहते हैं। सो ओके, अब ध्यान से सुनिए बेटा, एसेट विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब हुआ क्या है यहां पे कि एसेट के बारे में बात करते, तो 3 एसेट है आपकी, लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। इसमें से कौन सी प्लेज नहीं है? आप बोलेंगे सर कोई नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहां पे पढ़ो, ये डिबेंचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब ये आपकी प्लेज करी हुई एसेट, और ये नहीं करी हुई, 2 अदर फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, ये लिस्ट बी में आएंगे। देखो लैंड एंड बिल्डिंग पे सिक्योर्ड, ये डिबेंचर सिक्योर्ड अगेंस्ट द लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये लिस्ट बी में आएगा और ये लिस्ट ए में आएंगे। तो इसकी 20 लाख और 45 लाख बुक वैल्यू है, लेकिन आज बेचू तो ये फिक्स है, अदर फिक्स एसेट 18 लाख में अंदाजन बिकेंगी, और करंट एसेट से कितना रियलाइज होगा? अंदाजन 35 लाख। लिखो वहां पे अदर फिक्स्ड एसेट, आज अगर बेचू तो अंदाजन 18 लाख में बिकेंगी, करंट एसेट 35 लाख में। तो कितना आ रहा है? 18 लाख प्लस 35 लाख, ये आ रहा है हमारा 53 लाख। 53 लाख। ओके, उसके बाद बेटा लिस्ट बी आता है हमारा, एसेट विच आर स्पेसिफिकली प्लेज्ड, लिस्ट बी। ओके, तो वही हम एडिंग देंगे यहां पे। पहले एसेट कौन सी है? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, लायबिलिटी, डेफिशिएंसी, सरप्लस। ओके, अब हम देखने लगे बेटा, तो कौन सी एसेट थी जो गिरवी रखी गई थी? दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, अगर लैंड एंड बिल्डिंग को बेचो तो अंदाजन कितने में बिक्री हो? 11 लाख में, 11 लाख रुपीस। ठीक है, मगर किसके अगेंस्ट में गिरवी? सर डिबेंचर। बोलेंगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने डिबेंचर तो वहां अलग बताए थे, लिस्ट बी में नहीं लाए थे बेटा, वहां पे फ्लोटिंग था, यहाँ सिक्योर्ड है, स्पेसिफिकली प्लेस, तो ये आएगा लिस्ट बी में। कितना है? 10 लाख। तो भाई यहां पे ये जो लायबिलिटी वो 10 लाख की, तो बताओ मुझे वो एसेट बिकेंगी 11 लाख में, अंदाजन वो लायबिलिटी अपनी एडजस्ट कर रहे 10 लाख, तो भी 1 लाख क्या होगा? बचेगा। तो 1 लाख रुपए आपका ये आ जाएगा आउटर कॉलम, सरप्लस कहते हैं हम उसे। कोई क्वेश्चन अगर कम गए तो डेफिशिएंसी आएंगी, क्वेश्चन नंबर 3 में है, जब हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमने बताया तो यहां पर आप अलग से लिखते हैं ग्रॉस एसेट। तो ग्रॉस एसेट कितनी है यहां पे जो आपकी प्लेज करी हुई है, वो कितनी है? 11 लाख। और अदर जो है वो कितनी है आपकी? 53 लाख। तो टोटल यहां पे आप लिखोगे 11 लाख प्लस 53 लाख,
दैट्स कम 64 लाख। कितना आ रहा? 64 लाख। अब यहां पे आप टोटल करो, तो यहां पे 53 लाख प्लस 1 लाख, दैट्स कम 54 लाख। अब हम कहते हैं ना सर ये अंतर क्यों आ रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है? अरे भाई यहां पे जो आपने 54 लाख है, इसमें 10 लाख एडजस्ट कर दो 54, और यहां पे 10 लाख एडजस्ट नहीं कर दो, कितना ये 64 लाख, इसीलिए आ रहा है। ओके, तो अंदाजन हमारे पास कितना पैसा आएगा? 64, 10 उसमें ये सिक्योर्ड लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएंगी, तो कितना बचेगा हमारा? 54 लाख। अब इसी के नीचे आपको पता है, आपने पिछला क्वेश्चन किए बेटा, यहां पे ग्रॉस लायबिलिटी, फिर सारी चीजें आप लिखोगे। ओके, अब उसके बाद यहां पे आप लिखोगे ग्रॉस लायबिलिटी एसेट्स अवेलेबल ब्रॉट फॉरवर्ड, एसेट अवेलेबल ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ग्रॉस लायबिलिटी को अभी इग्नोर करना, अभी यहां से लिखना एसेट अवेलेबल ब्रॉट फॉरवर्ड। तो अभी कितना है अपना वो 54 लाख। आप कंटिन्यूशन में आप कहां लिखोगे? इसके नीचे में। अब हमने देखे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मैं यहां पे लिख दूंगा नील। बोले क्यों नील लिखे सर? वो ऑलरेडी यहां आ चुका है ना, ये ऑलरेडी सिक्योर्ड क्रेडिटर 10 लाख आप एडजस्ट कर चुके हो, तो वहां पे आएगा नील। उसके बाद नंबर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। किसका नंबर आता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इसे हम कहते हैं लिस्ट सी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या क्वेश्चन में कुछ दिए क्या? बहुत अच्छे से सुनना। मैं आया बैलेंस शीट और देखने लगा कि क्या सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को दिए हुए क्या। बैलेंस शीट में तो मुझे ये लायबिलिटी दिख रही है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, और ये अनसिक्योर्ड लोन और ये ट्रेड क्रेडिटर। यहां पर भी कहीं पर भी ये नहीं बोला कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इतना। पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में अलग से दिखाया था, तो यहां पे तो कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लायबिलिटी में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा सर यहां पर कहीं बताया क्या? नहीं, यहां पर भी कहीं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में बोला नहीं है। अब आप बोलेंगे सर वाह वाह, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है, मतलब नहीं बेटा, आपको अभी नहीं पता, आपको अभी नहीं पता। जब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का हम लोग डिस्कशन करोगे वहां पे आपको पता चलेगा, जो भी गवर्नमेंट को टैक्सेस देना होता है वो भी वो 7 लोगों में आता है, वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। तो एक्साइज ड्यूटी के टैक्स है, तो ये एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। मेरी चीजों जो कह रहा हूं बहुत ही अच्छे से सुनोगे आप। ये पिक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है बेटा। अब ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है, तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे हैं 1,50,000। क्या आप बोलेंगे सर 1,50,000 आप क्यों प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोल रहे हो? मैं इसीलिए इसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोल रहा हूं क्योंकि ये एक्साइज ड्यूटी, एक टैक्स है, तो गवर्नमेंट को जो पैसा देना होता है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है। सोचने लगा मैं सोचने लगा सर ये तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, आपको किसने कह दिया कि ये पैसा हमें देना है? ये तो कंटिंजेंट लायबिलिटी। मैंने कहा क्या आपने सेंटेंस नहीं पढ़े? दूसरा सेंटेंस कहता है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट कंटिंजेंट लायबिलिटी आर सर्टेन, वो देना है हमें, मतलब ये 1,50,000 देना है हमें। तो भाई 1,50,000 टैक्स जो होते हैं वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं। आप भी लिख लो ये एक्साइज ड्यूटी को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये हमारी क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। वो आगे हम पढ़ेंगे, 7 लोगों में से ये भी एक है। ठीक है भाई, इसको हम लिख लेते। सर फिर सर्टेन टू डिवॉल्व मतलब देना है, तो सिर्फ यही नहीं देना है ना, ये भी तो देना है। हाँ, ये भी तो देना है। जो हमने बिल डिस्काउंट करे थे वो डिसऑनर हो गया, वो भी तो देना है हमको आगे। वो सर्टेन टू डिवॉल्व देना है हमें आगे। तो क्या ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते? ना बेटा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सिर्फ एक्साइज ड्यूटी होता है। अभी आप समझो 7 लोगों में से ये एक है, ये उसमें नहीं आता। तो फिर ये भी तो देना है, ये भी तो लायबिलिटी होती है। इसको आप लिखोगे अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या लिखोगे आप इसको? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या बोलेंगे आप इसको बेटा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हम इसको कहेंगे फॉर बिल डिस्काउंटेड। ओके, तो इसको सिक्योर्ड क्यों नहीं बोले? क्योंकि कोई चीज सिक्योरिटी पे नहीं है ना, सिक्योरिटी पे सिर्फ एक ही है डिबेंचर। ये अनसिक्योर्ड लोन थे, ये ट्रेड क्रेडिटर, ये भी आपकी अनसिक्योर्ड है। जब आपको सिक्योर्ड बोला तो सिक्योर्ड मानो, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोला तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मानो।
अदरवाइज हमेशा वो अनसिक्योर्ड ही रहेगा। तो ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें तो बोला ही है, ये भी अनसिक्योर्ड है आपका ट्रेड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड लोन, लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब बेटा ये फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये भी कुछ बोल, ये भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है आपका, ठीक है। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, वो 7 लोगों में ये आता है एक्साइज ड्यूटी, तो इसलिए इसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोला। ओके, अब आते हैं आगे के हिस्से पे। तो हमारे सर कितने हुए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हुए आपके 1,50,000, 1,50,000। ये कौन है? एक्साइज ड्यूटी वाले, ठीक है। इनको पे करे बाद कितना बचेगा, मैं सोचने लगा सर 54 लाख माइनस 1,50,000, दैट्स कम 52,50,000। ओके, इसके बाद होता है डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, इसे हम कहते हैं लिस्ट डी। ये इस क्वेश्चन में मैं यहां लिखूंगा कुछ भी नहीं, नील। लेकिन क्यों पिछले क्वेश्चन में लिखे थे बेटा? पिछले क्वेश्चन में फ्लोटिंग चार्ज था, इसलिए इस क्वेश्चन में सिक्योर्ड है, तो ऑलरेडी 10 लाख एडजस्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी यहां हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये सिक्योर्ड रहा, तो यहाँ पे उसके बाद हैविंग फ्लोटिंग चार्ज रहा, तो यहाँ पे, और अनसिक्योर्ड रहा, तो फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। ओके, तो आपको यहाँ पे उसने बोला है वो सिक्योर्ड था, तो सिक्योर्ड में चले गया। फ्लोटिंग चार्ज बोल तो फ्लोटिंग चार्ज में है, तो यहाँ पे 52 लाख बचा सरप्लस। अब मैं आता हूं अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे, ठीक है। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन सा आपके? लिस्ट ई। कौन है आपका? लिस्ट ई। अब ध्यान से समझो बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बैलेंस शीट में मैं देखने लगा, तो बैलेंस शीट में अनसिक्योर्ड लोन कितना है आपका? 20 लाख का। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ट्रेड, जब आपको सिक्योर्ड बोला तो सिक्योर्ड मानना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोला तो प्रेफरेंशियल मतलब 7 नाम में से आए तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो ये अनसिक्योर्ड लोन है आपका, ये तो अनसिक्योर्ड हो गया। ये ट्रेड क्रेडिट है, तो ये भी आपका अनसिक्योर्ड हो गया, तो अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है? ये अनसिक्योर्ड है, फॉर बिल डिस्काउंट है, ये 7 लोगों में आता है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया। इस पे बोला स्पेसिफिकली सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड हो गया, ऐसा देखना पड़ता है, ठीक है। तो 3 चीजें आ रही, 20 लाख, 35 लाख और यहाँ पे 1 लाख। 20 लाख, फिर वो 35 लाख, और फिर ये 1 लाख। ओके, सो 20 लाख प्लस 35 लाख प्लस 1 लाख, दैट्स कम 56 लाख। ओके, मगर ये क्या हुआ सर? बड़ी बुरी बात होगी। मतलब क्या हो गई बुरी बात? सर यहां पे तो ये डेफिशिएंसी आ गई यहीं पे। क्यों? 52 लाख 50,000, 52 लाख कितना बेटा? 50,000 माइनस 56 लाख, दैट्स कम 3,50,000। ओके, 3,50,000। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, हमने यहाँ पे क्यों डेफिशिएंसी यहाँ पे लिखी? आपने 52 लाख ये था हमारा 50,000, यहाँ पे डेफिशिएंसी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आपका बेटा यहीं पर कम है, यहाँ पे सरप्लस के लिए पॉजिटिव फिगर था। आप चाहो तो 52 लाख माइनस 56 लाख, आप उसको प्रेजेंटेशन के लिए आप उसको नेगेटिव भी बता सकते हो, ठीक है। तो हमारा है ये क्या आ गई हमारी डेफिशिएंसी? 3,50,000। डेफिशिएंसी वर्ड क्यों आया? क्योंकि वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब मैं आने लगा सर एक काम करो, यहां पर इसको भी कैलकुलेट कर ले अपन। एक सेकेंड ना, मेरे क्वेश्चन यहां पे ओके, यस। अब देखो आप क्वेश्चन में बेटा, आप बताओ यहां पे सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारा कितना था? 10 लाख। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है? वो 1,50,000 है। फ्लोटिंग चार्ज ये तो है ही नहीं क्वेश्चन में। अनसिक्योर्ड 56 लाख। करो टोटल, 10 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 56 लाख, दैट्स कम 67,50,000। 67,50,000। अभी कैसे कैलकुलेट? क्रॉस चेक करो यहां पे, ग्रॉस एसेट माइनस ग्रॉस लाइबिलिटी।
ग्रॉस एसेट अगर मैं देखूं वहां पे जाके तो मैंने निकाला कितनी थी बेटा 64 लाख। 64 लाख माइनस 67 लाख 50,000, तो 64 लाख माइनस 67 लाख 50,000 दैट्स कम 3,50,000। तो देखो डेफिशिएंसी है क्यों नेगेटिव आ रहा है, डेफिशिएंसी आई यूज द वर्ड डेफिशिएंसी, तो 3,50,000। ओके, अब उसके बाद नंबर आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ओके प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कि नहीं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है बेटा। यहां पे आता है आपका लिस्ट एफ, क्वेश्चन में नहीं है, नील। तो अब यहां पे देखेंगे बेटा, ये आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर नील। उसके बाद ये डेफिशिएंसी 3,50,000। फिर आता हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर, इक्विटी शेयर होल्डर जी, वो आपको क्वेश्चन में दिए 25 लाख। देखो आप क्वेश्चन बेटा कितने हमारे इक्विटी 25 लाख, तो यहां पे आप लिखोगे 25 लाख। तो डेफिशिएंसी हमारी ऊपर भी डेफिशिएंसी है, तो ऊपर भी डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी बढ़ जाएंगी हमारी। डेफिशिएंसी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये ऐसे ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो 3,50,000 माइनस 25 लाख दैट्स कम 3 लाख, दैट्स नेगेटिव फिगर 3,50,000 माइनस फिर हाँ, तो ये नेगेटिव आ जाएगा आपका 28,50,000। दिस इज डेफिशिएंसी, इसी वो कहता है लिस्ट एच, 28,50,000। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। पूछा तो यही था बेटा, लेकिन होगा कि यहाँ पे 28,50,000 की डेफिशिएंसी है, लेकिन हुआ क्या, हमको क्या करना है, रिकंसाइल करके बताएंगे। हम कहां बनाते हो, डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो अब इसके बाद लिखो, पूछा नहीं लेकिन तो भी बनाएंगे हम। डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट, इसको ज्यादा नहीं 8-10 लाइन का ड्रॉ कर लो। ओके, ओके डेफिशिएंसी अकाउंट 8-10 लाइन का ड्रॉ करो। अब सुनो, डेफिशिएंसी एज पर बुक्स, डेफिशिएंसी एज पर बुक्स कितना है बेटा? डेफिशिएंसी एज पर बुक्स अगर मैं देखूं तो ये उसके हिसाब से लॉस है 20 लाख का, तो मैंने यहां पे लिखा 20 लाख रुपए का लॉस है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के हिसाब से लॉस कितना, 28,50,000। पिछले इसमें सरप्लस, अपन रिकंसाइल करके बता 28,50,000। अगर ये लॉस बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे, फिर 5-6 लाइन का स्पेस रखना, और कम हो रहा है तो लेस करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके कंपेयर करना है हमको। हम यहां पर आए एक एक करके कंपेयर करना शुरू करें बेटा। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं तो सबसे पहला आइटम को इक्विटी शेयर हमारे कितने, 25 लाख के यहां पे थे। सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से शुरू करो। ठीक है, 18 लाख आपने यहां पर लिखे बेटा, 18 लाख। क्या आपने बैलेंस शीट में भी 18 लाख लिखे हो क्या? 18 लाख स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखे हो, बैलेंस शीट में आपने उसको कितना लिखे हो, 20 लाख। तो 20 लाख की चीज 18 लाख में बिकेंगी अंदाजन, तो 2 लाख का नुकसान, तो लॉस और बढ़ेगा, है ना। तो यहां पे लिखो एड में शॉर्ट रियलाइजेशन, ठीक है, शॉर्ट रियलाइजेशन ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट, दो लाख। ये 2 लाख कैसे आया समझा ना बेटा आपको? बैलेंस शीट में 18 लाख का है, नहीं बैलेंस शीट में 20 लाख का, और आप उसको 18 में बेचोगे तो 2 का क्या होगा, नुकसान होगा आपका। ठीक है, उसके बाद मैं आया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दूसरा आइटम कंपेयर करने लगा। यहां पे मैं बेच रहा हूं उसको 35 लाख में अंदाजन, बैलेंस शीट में मेरे को बोलता है वो 45, तो 45 की चीज 35 में बेचूंगा, 45 लाख की चीज 35 में बेचूंगा, तो 10 का नुकसान, तो नुकसान और बढ़ेगा। तो ऐड करो शॉर्ट
रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट 10 लाख, ठीक है। उसके बाद आया मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, फिर आगे देखे हमने यहां पे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू 11 लाख बोले तो वो लैंड एंड बिल्डिंग है। बैलेंस शीट में जाके देखा मैंने, बैलेंस शीट में कितनी है 5 लाख, तो यहाँ फायदा हो रहा है 5 की चीज 11 में, तो 6 लाख का फायदा, तो नुकसान कम होगा। तो यहां पे लिखो एक्सेस रियलाइजेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख। इसमें एक ही आइटम आने वाला है इसलिए मैं आउटर कॉलम पे लिख ले रहा हूं, इसको माइनस करना रहता 6 लाख। ओके, उसके बाद बेटा फिर यहां पे फिर आए हम लोग, फिर देखिए हमने लाइबिलिटी ये 10 लाख थी, आपने भी बैलेंस शीट में कितना लिखो उस लाइबिलिटी को यहाँ पे ऐसे कि चेक करना पड़ता है। यहाँ पे भी 10 लाख है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे भी आपने उसको 10 लिखियो। फिर इधर पे आए अपन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, यहाँ पे 1,50,000 है। अब आप खुद सोचो बेटा, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,50,000 क्या बैलेंस शीट में दिख रहा है? आप बोलेंगे ये दिख रहा है, अरे डांट खाओगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कंटीजेंट लायबिलिटी में था, उसने अकाउंट तो करा नहीं ना, अकाउंटिंग तो करा नहीं, उसने अदर इन्फॉर्मेशन में दिया उसको, तो बैलेंस शीट में लिखा नहीं है। तो ये 1,50,000 हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी जो कि हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखे, वहां पे नहीं लिखे। तो अब बताओ ये लायबिलिटी आप लिखोगे बेटा तो लॉस और बढ़ेगा, तो एडिशनल लायबिलिटी, एडिशनल लायबिलिटी है ना। कोई भी चीज एक्सपेंस की एंट्री पास करो, एक्सपेंस तो एक्सपेंस पेएबल, तो एक्सपेंस पेएबल लायबिलिटी बढ़ी, लेकिन एक्सपेंस हिट करा पीएनएल में तो लॉस और बढ़ेगा। एडिशनल लायबिलिटी ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये मैं उसको एक्साइज ड्यूटी भी कह सकता हूं, एक्साइज ड्यूटी आप ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। सर इसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्यों कहते हो, पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने डिफाइन करी कंपनीज एक्ट में 7 लोग, उसमें से एक ये भी है टैक्सेस। तो कितना था आपका 1,50,000। ओके, फिर आया मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, देखने लगा और कुछ डिफरेंस है क्या। फिर मैंने देखा नहीं ये तो डिबेंचर होल्डर 0 है यहाँ पे फिर मेरा सर अनसिक्योर्ड, यहाँ पे आपने 20 लाख लिखे, 20 लाख के आपने बैलेंस शीट में भी लिखे होके, बोले हाँ ये देखो 20 लाख लिखा, अच्छा। यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर 35 लाख लिखे, तो आपने यहाँ पर भी 35 लाख लिखे होके, बोले हाँ यहाँ पे भी 35 लिखा। ओह बोले ये क्या 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए यहाँ पे लिखे, बैलेंस शीट में लिखे नहीं है वो 1 लाख रुपए, तो फिर यहाँ पे वो कंटीजेंट लायबिलिटी थी, तो आपने यहाँ पे लिखे तो डिफरेंस आएगा। अच्छा, अब एडिशनल लायबिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटेड है, तो आपका लॉस और बढ़ेगा। एडिशनल लायबिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटेड 1 लाख। ओके, ये भी लिख लिया हमने, एडिशनल लायबिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंट। इसके अलावा देखने लगे सर और कुछ है क्या, फिर यहां पे आओ बेटा। इसके अलावा फिर यहां पर आपका आएगा डेफिशिएंसी नहीं, ये तो हो गया। फिर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर 25 लाख, बैलेंस शीट में भी कितना है आपका 25 लाख, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं लिखा। बस अब आप देखो इसकी टोटल करो और रिकंसाइल करके बताओ, 2 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, दैट्स कम 1,45,000 नहीं 14,50,000। 14,50,000 plus 20 lakhs minus 6 lakhs, that's come 28,50,000. Now this is deficiency as per statement of affairs. तो देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाके डेफिशिएंसी यहाँ पे 28,50,000, वहां पे डेफिशिएंसी 28,50,000, तो ये हो गया हमारा रिकंसाइल। ओके, तो हमको क्वेश्चन में पूछा नहीं था, लेकिन तो भी हमको इस तरीके से डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आ गया तो आपको आना चाहिए। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी नहीं ले रहा हूं, इस सेशन में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, उसमें हमको बहुत वक्त लगने वाला है, तो ये सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। लेकिन नेक्स्ट सेशन जब आप करोगे उसके पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से जरूर करना, इसका फॉर्मेट हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप इंट्रोडक्शन को बराबर प्रॉपर देखना, कैसे डिस्कस किए थे हमने, फिर जो चीजें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के 2 क्वेश्चन करो, इसको आपने एक बार करके देखना, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा ट्रिकी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का ही, लेकिन बहुत से आइटम है उसमें, तो वहां पे मजा आएगा। तो आज हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।
है।